नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और साथियों, हमने शुरू की थी मनोविज्ञान की सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के बारे में। तो साथियों, हमने जाना कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया और मनोविज्ञान शब्द की बारे में हमने पढ़ा और मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, मनोविज्ञान के अनुसंधान के चरण क्या है, मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है ना, और भारत में मनोविज्ञान का विकास क्या है। ऐसी तथाकथित जानकारी जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ चुके हैं। और साथियों, आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है ना, उसमें हम जानेंगे मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में। तो साथियों, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूँ। इस क्लास को शुरू करते हैं साथियों। आज अपना टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, ये अपना टॉपिक रहेगा साथियों। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक बात हमारे याद रह जाएगी और एग्जाम में जब इस प्रकार का यहीं से कोई प्रश्न उठता है तो हम तुरंत उसका आंसर है तो सही दे सकेंगे। तो साथियों देखो, अपन का जो आज का जो टॉपिक है ना, वो है मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। हमें सबसे पहले ये बात में ध्यान होनी चाहिए कि संप्रदाय क्या होते हैं, है ना। हमारे मस्तिष्क में जब इस संप्रदाय शब्द को देखते हैं तो मस्तिष्क पटल पे एक शब्द का नाम आता है, संप्रदाय कहते किसे, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि संप्रदाय कोई धर्म से रिलेटिव शब्द है ना, जैसे संप्रदाय धर्म। लेकिन साथियों, यहाँ पे संप्रदाय का सामान्यतः अर्थ ही धर्म होता है, लेकिन संप्रदाय का यहाँ पे अर्थ धर्म नहीं है। क्या है यहाँ पे, तो साथियों मनोविज्ञान की भाषा में संप्रदाय को धर्म नहीं कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में संप्रदाय को? स्कूल कहते हैं, स्कूल। देखो, स्कूल कहते हैं। क्या हुआ कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन है ना, वो अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है साथियों। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसका जो मनोविज्ञान का अध्ययन किया था साथियों। तो इसी कारण क्या है कि मनोविज्ञान का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। तो इसके कारण क्या है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संप्रदाय दिए, जिसको आज हम एक एक करके लगभग से संप्रदायों को आज पढ़ने वाले हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा संप्रदाय दिया और उस संप्रदाय का मतलब स्थापना कब हुई, उसका जनक कौन है, उस संप्रदाय की मतलब समर्थनकर्ता कौन है, उस संप्रदाय के अंदर उस किस पर बल देता है ना, कैसे उसके अंदर जितनी भी वार्तालाप है, जितने भी प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों का हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से, बहुत ही ज्यादा नॉलेज के साथ हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। एक बार मैं सभी संप्रदायों को आपके सामने बता देता हूं कि हम कितने संप्रदायों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के क्रम है ना, संप्रदाय है जिसमें सबसे पहले संप्रदाय आया था, उसका नाम बता देता हूँ साथियों। उसका नाम है साथियों, पहला संप्रदाय पढ़ेंगे अपन, उसका नाम है संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय साथियों। और फिर अपन 2 नंबर पे पढ़ेंगे साथियों, उसका नाम है साथियों प्रकार्यवाद या कार्यवाद आप कह सकते हो साथियों। इसके उपनाम कौन से वो भी मैं आपको बता दूंगा। और फिर साथियों 3 नंबर पे जो संप्रदाय आएगा उसको हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद संप्रदाय। और फिर साथियों 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे उस संप्रदाय का नाम, अगर आपको बताऊं तो संप्रदाय का नाम है साथियों गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद संप्रदाय। फिर साथियों अपन पढ़ेंगे संज्ञानवाद संप्रदाय। और फिर साथियों अपन पढ़ेंगे 6 नंबर पे मानवतावाद संप्रदाय। और फिर साथियों 7 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर पे संप्रदाय पढ़ेंगे, उसका नाम होगा साथियों संज्ञानवाद तो हम पढ़ चुके हैं साथियों। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे मानवतावाद। और फिर यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों प्रेरकीयवाद संप्रदाय। और साथियों इसके बाद अपन पढ़ेंगे ना, वो 8 नंबर पे होगा, वो सहचार्यवाद संप्रदाय। ठीक है, और ये कौन लेकर के इसके बारे में आपको बता देंगे। देखो, अगला जो 9 नंबर पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। ये सभी के सभी संप्रदाय साथियों आज की क्लास में इसके बारे में जानेंगे। देखो, ये जो संरचनावाद संप्रदाय ये क्या होता है, इसको संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। संरचनावाद संप्रदाय,
संरचनावाद संप्रदाय लेकर के साथियों कौन आए थे? तो संरचनावाद संप्रदाय है ना, वो लेकर के आए थे साथियों विलियम वुंट। विलियम वुंट थे साथियों, ये रहने वाले थे जर्मनी के, जिन्होंने, आपको पता है कि जो चेतना का विज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, वो लेकर के आए थे संरचनावाद संप्रदाय, है ना। और इस संप्रदाय के अंदर क्या होता है, किस पर अध्ययन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया? तो इसमें चेतना और संवेदना पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था साथियों। तो संरचनावाद संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। अब साथियों संरचनावाद विलियम वुंट लेकर के आए थे। अब विलियम वुंट जब संरचनावाद लेकर के आए थे, तो विलियम वुंट आपको पता है कि चेतना का विज्ञान भी लेकर के आए थे, और चेतना का विज्ञान जब लेकर के आए तो उसके साथ एक व्यक्ति हुआ करते थे, विलियम वुंट के जो दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, उसका नाम था साथियों विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स साथियों अमेरिका के रहने वाले, और आपको भी मैंने बताया था कि विलियम जेम्स को क्या है कि अमेरिका में मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। अब विलियम जेम्स साथियों क्या हुआ कि जब ये चेतना का विज्ञान आया था तो उसका समर्थन किया था। अब ये दोनों मित्र हैं साथियों, लेकिन साथियों क्या होता है कि ये जो विलियम वुंट थे ना, जिसको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और जर्मनी भी मनोविज्ञान का जनक है ना, वो विलियम वुंट को माना जाता है। अब साथियों ये बात ध्यान में रखना। अब विलियम वुंट क्या करते हैं कि विलियम वुंट ये कहते हैं कि हमें चेतना और संवेदना को समझना चाहिए, ये चेतना और संवेदना पर सर्वाधिक बल देते हैं, जबकि विलियम जेम्स होते हैं ना, वो चेतना के कार्यों एवं प्रभावों पर बल देते हैं। अब साथियों इसी बात को लेकर के उनकी विचारधारा होती है, इन दोनों की विचारधारा, उनका विज्ञान तो एक ही होता है, चेतना का विज्ञान, लेकिन उनकी विचारधारा होती है ना, वो साथियों अलग अलग होने के कारण उनके विचारों में मतभेद हो जाते हैं। और मतभेद होने के कारण साथियों क्या होता है कि विलियम जेम्स के विचारों से एक वाद निकलता है, और उस वाद का नाम क्या होता है साथियों, कार्यवाद या प्रकार्यवाद उसका नाम होता है। अब साथियों कार्यवाद या प्रकार्यवाद है ना, ये लेकर के आता है, कौन लेकर के आता है साथियों, विलियम जेम्स लेकर के आता है। कौन लेकर के आता है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स लेकर के आता है। अब ये साथियों कौन लेकर के आता है? ये विलियम वुंट लेकर के आता है। इसका जनक किसे कहा गया है? विलियम वुंट को कहा गया है। अब ध्यान में रखना इस बात को, इसके विचारों से, यानी विलियम वुंट के विचारों से संरचनावाद आता है, विलियम जेम्स और विलियम वुंट के विचारों में मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के कारण साथियों विलियम जेम्स के विचारों से एक वाद का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद संप्रदाय, है ना। अब इसमें क्या होता है कि साथियों, इसमें क्या होता है कि इसमें चेतना के कार्यों पर और चेतना के जो चेतना के कार्य, जो चेतना के प्रभाव, उन पे क्या है कि अध्ययन किया जाता है, सार्वधिक अध्ययन होता है। अब साथियों देखो, संरचनावाद आ गया। संरचनावाद का मतलब आलोचना करने, संरचनावाद के विचारों से मतलब मतभेद होने के बाद ये प्रकार्यवाद आया था। अब साथियों समय बीतता होता है, समय अपने अक्ष पर निरंतर गति से चल रहा है, और चलते चलते साथियों एक ऐसी घटना घटित हो जाती है। देखो क्या घटना घटित हो जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो वो होती है कि संरचनावाद तो चेतना और संवेदना दोनों पे बल देता है ना, और ये प्रकार्यवाद ये चेतना के कार्यों पर बल देता है। अब साथियों क्या हुआ कि अब दोनों जो चेतना और संवेदना को लेकर के, चेतना के कार्यों को लेकर के, जो विलियम वुंट और विलियम जेम्स थे ना, अब इनके मध्य 1913 से लेकर के 1912 और 1914 के मध्य इसमें क्या द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है इन दोनों वादों को लेकर के। अब खलबली में मच जाती है साथियों। वैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिक जितने भी थे सभी इस बात पे अध्ययन कर रहे थे। अब 1912 से लेकर के 14 के मध्य इस दोनों वादों को लेकर के द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, संरचनावाद और कार्यवाद को लेकर के। तब साथियों एक वाद जन्म ले लेता है, और उस वाद का नाम होता है साथियों व्यवहारवाद। अब मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे ना चेतना का विज्ञान, तो चेतना का विज्ञान, चेतना क्या होती है साथियों, मस्तिष्क की आंतरिक विचारधारा होती है ना, जो बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती है, वो क्या होती है, चेतना होती है। तभी एक व्यक्ति आते हैं साथियों विलियम मैकडूगल, और विलियम मैकडूगल उस समय एक पुस्तक लिखते हैं साथियों, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की अवधारणा। और उस पुस्तक में क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि मस्तिष्क की विचारधाराएं दो होती हैं, क्योंकि चेतना का विज्ञान तो मस्तिष्क की एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा था, जबकि विलियम वुंट क्या कहते हैं कि मस्तिष्क की एक प्रकार की विचारधारा नहीं होती है, मस्तिष्क में दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, एक तो आंतरिक विचारधारा होती है, एक बाह्य विचारधारा होती है। लेकिन चेतना का विज्ञान होता है ना, वो आंतरिक विचारधारा को महत्व देता है, जबकि बाह्य विचारधारा को महत्व नहीं देता है। इसलिए जो व्यवहार शब्द है ना, वो व्यवहार शब्द पहली बार कहां देखने को मिलता है, विलियम मैकडूगल की जो बुक थी ना आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में देखने को मिलता है। अब वो बुक आती है 1904-5 के आसपास की बातें कर रहा हूं मैं, उस समय आती है। अब साथियों उस व्यवहार शब्द को लेकर के जेबी वाटसन एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, जो व्यवहार शब्द पे क्या करते हैं, रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। उसी बात पर कहते हैं कि भाई व्यवहार क्या होता है, तो वो कहते हैं कि मस्तिष्क का
मस्तिष्क की आंतरिक विचारधारा जब बाह्य रूप में प्रकट हो जाती है ना, तो वही व्यवहार होता है ना। इसलिए साथियों क्या होता है कि व्यवहारवाद का जन्म हो जाता है, और व्यवहारवाद साथियों 1912-13 में आता है। तब साथियों क्या होता है कि व्यवहारवाद का जन्म होता है। तब क्या कहते हैं कि 1912-13 में इन दोनों वादों को लेकर के द्वंद्व उत्पन्न होता है, और मनोविज्ञान के संप्रदाय में एक नया संप्रदाय जन्म ले लेता है, जिसका नाम क्या होता है, व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद देने वाले कौन थे साथियों, ये व्यवहारवाद देने वाले थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन हुआ करते थे। अब साथियों आपको भी पता है जेबी वाटसन का पूरा नाम क्या था, मैं आपको बार बार बताता हूँ, कभी पूछ लिया जाए तो आपको बता देना। जेबी वाटसन का पूरा नाम था जॉन ब्रोडसन वाटसन, नाम हुआ करता था साथियों इसका पूरा नाम। ये व्यवहार का विज्ञान लेकर के आए थे, व्यवहार के विज्ञान। आपको पता है वर्तमान में मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान में आया था, उत्पत्ति आत्मा के विज्ञान में मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान पे टिका है। व्यवहार का विज्ञान लेकर के कौन आया था, जेबी वाटसन लेकर के आया था। ये पूर्णतः व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे साथियों, जेबी वाटसन, है ना। ये व्यवहार का शुद्ध, आपको पता है मनोविज्ञान की परिभाषा क्या थी, जेबी वाटसन की मैंने पिछली क्लास में बताई थी। मनोविज्ञान की परिभाषा भी उसने देखी, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक निश्चित विज्ञान किसने बताया था, तो ये जेबी वाटसन ने बताया था। अब आप समझ गए होंगे कि इस संरचनावाद और प्रकार्यवाद के मध्य द्वंद्व उत्पन्न होने के कारण कौन सा वाद निकला, कौन सा संप्रदाय आया था, तो व्यवहारवाद संप्रदाय आया था, जेबी वाटसन लेकर के आए थे। और संरचनावाद के विलियम वुंट और विलियम जेम्स के विचारों से मतभेद हो जाने के कारण कौन सा वाद आता है, प्रकार्यवाद हो जाता है। इसके बाद साथियों गेस्टाल्टवाद आता है। गेस्टाल्टवाद कौन लेकर के आता है, तो गेस्टाल्टवाद, देखो गेस्टाल्ट शब्द है ना, ये साथियों जर्मन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है समग्र, है ना, सभी को समान लेकर के मानना। तो ये क्या कहता है, गेस्टाल्टवाद क्या करता है, ये चेतना को भी महत्व देता है, व्यवहार को भी महत्व देता है, चेतना और व्यवहार दोनों के विज्ञान को मानता है। कौन मानता है, गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्टवाद दोनों को विज्ञान को मानता है, यानी समग्र चीजों को ले, यानी पूर्ण से अंश की ओर लेकर के चलता है, यानी पूर्ण से अंश की ओर बल देता है। इसी कारण साथियों गेस्टाल्टवाद है। और गेस्टाल्टवाद को लेने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो मैक्स वर्दीमर हुआ करते थे। मैक्स वर्दीमर नामक एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, वर्दीमर। इस मैक्स वर्दीमर नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या दिया था, गेस्टाल्टवाद दिया था साथियों। अब गेस्टाल्टवाद भी आप समझ गए कि गेस्टाल्टवाद क्या होता है। अब साथियों देखो, और इसके बाद क्या होता है, गेस्टाल्टवाद के बाद एक वाद और आता है जिसका नाम है संज्ञानवाद। अब संज्ञानवाद आपको पता है कौन लेकर के आता है, वो लेकर के आते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे लेकर के आते हैं। गेस्टाल्टवाद कौन लेकर के आता है, जीन पियाजे लेकर के आते हैं। अब ये जीन पियाजे क्या कहते हैं, संज्ञान का मतलब संज्ञानवाद, इस ये किस पे महत्व देते हैं, तो साथियों आपको मैं बता देता हूं कि संज्ञानवाद है ना, ये मनन है, चिंतन है, सोच है, इन सभी को महत्व देता है। और इस संज्ञानवाद में तो सीधा सीधा बताया गया है कि मन की तुलना है ना वो कंप्यूटर से की गई है साथियों, ये बात ध्यान में रखना। तो जीन पियाजे क्या लेकर के थे, संज्ञानवाद लेकर के। अब आगे भी हम पढ़ेंगे संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो संज्ञानवाद का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी वो हम आगे पढ़ेंगे साथियों, जब आगे की बातें हम विकास के बारे में, विकास क्रम पढ़ेंगे, है ना, जो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद साथियों ये जितने भी है ना, संरचनावाद है, कार्यवाद है, व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है, संज्ञानवाद, इन सभी की आलोचना करने वाला एक वाद उत्पन्न हो जाता है। इन सभी की आलोचना होने के बाद एक वाद उत्पन्न होता है, उस वाद का नाम है साथियों मानवतावाद। और मानवतावाद कौन लेकर के आता है, मानवतावाद लेकर के आने वाले व्यक्ति का मैं नाम बताऊं तो उसका नाम था साथियों अब्राहम मेस्लो। क्या नाम था, अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो, अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो ने क्या दिया था, मानवतावाद संप्रदाय दिया था साथियों। इसको मानवतावाद या आवश्यकता मानवतावाद या समग्र मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है ना। इसको आवश्यकता का सिद्धांत और मांग का सिद्धांत भी इस अब्राहम मेस्लो ने दिया था। आगे हम परिचर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि मानवतावाद में अब्राहम मेस्लो ने दिया था। अब साथियों क्या होता है, प्रेरकवाद की बात करता हूं। तो प्रेरकवाद लेने वाले मनोवैज्ञानिक थे, इसको लाने वाले मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे विलियम मैकडूगल। कौन सी बात कर रहा हूं, मैकडूगल की बात कर रहा हूं। मैकडूगल लेकर के आए थे। इन्होंने इस वाद में 14 प्रकार के संवेगों के बारे में बताया साथियों, और इसके वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे संवेगों का वाला टॉपिक पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, और आगे की जो क्लास है अपनी आज की जो क्लास है उसमें जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। और इसके बाद साथियों संप्रदाय के रूप में अगला जो संप्रदाय आता है मनोविज्ञान की में अंदर, तो उसका नाम होता है सहचार्यवाद संप्रदाय। और सहचार्यवाद संप्रदाय है ना साथियों, ये सहचार्यवाद संप्रदाय लेकर के आए थे जॉन लॉक। कौन लेकर के आए थे, जॉन लॉक लेकर के आए थे। लॉक मतलब आप समझ गए, बंद कर देना यही सिस्टम पूरा, आप खत्म करेंगे अभी। यानी याद देखो, जॉन लॉक लेकर के आए थे, क्या लेकर के, सहचार्यवाद। जॉन लॉक क्या करते हैं, इसमें अनुभवों पर बल देते हैं। अनुभव समझ गए ना आप,
प्रशिक्षण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसे अनुभव होता है, अनुभव से प्रशिक्षण द्वारा ज्ञान, उस पे बल देते हैं। ये कौन देते हैं? जॉन लॉक। करके सीखने पर बल देते हैं जॉन लॉक। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखो अगला जो मनोविज्ञान के जो संप्रदायों के जो अंदर आता है ना, एक वाद आता है, उसका नाम था साथियों मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद कौन लेकर के आता है? तो अगर आप बात करें मनोविश्लेषणवाद, तो ये मनोविश्लेषणवाद लेकर के आए थे साथियों, उसका नाम था साथियों सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। और साथियों आपको पता है सिगमंड फ्रायड कौन थे? ये सिगमंड फ्रायड साथियों वियना के, ऑस्ट्रेलिया के निकट वियना, वहां के रहने वाले थे। ये साथियों इसका जो जन्म है ना सिगमंड फ्रायड का, वो हुआ था 9 मई 1589 के आसपास हुआ था फ्राइबर्ग में। साथियों उस समय क्या है कि ये यहूदी परिवार में जन्मे थे सिगमंड फ्रायड। और साथियों ये सिगमंड फ्रायड उस समय जन्मे थे, उस समय यहूदियों पे एक बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था, यहूदियों का अत्याचार हो रहा था। अत्याचार के कारण क्या है कि इसके माता पिता ना उस समय मारे गए थे साथियों। तो सिगमंड फ्रायड का क्या होता है साथियों, मारे जाने के कारण क्या होता है, सिगमंड फ्रायड का मतलब जो लालन पालन है या पालन पोषण है ना, वो एक अनाथालय में होता है। और सिगमंड फ्रायड साथियों अनाथालय में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा ग्रहण करते बड़े होकर के एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं कि हिस्ट्रिया नामक बीमारी होती है साथियों। और इस हिस्ट्रिया नामक बीमारी के डॉक्टर बन जाते हैं, और फिर ये पागलों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। और पागलों का इलाज करने के लिए साथियों ये फिर आ जाते हैं, आपको आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, कि पेंसी नगर आ जाते हैं। पेंसी आपको पता है पेरिस में, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहां पे आ जाते हैं साथियों। और वहां पे पागलों का इलाज करते हैं, पागलों का साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तब इसके सामने कई निष्कर्ष या कई ऐसे प्रश्न निकल करके आते हैं, तो ये अपने आप में आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई पागल क्या, देखो पागल की बात, पागलों को देख करके भाई पागल भी बात करते। उसी बार आश्चर्यचकित होकर के उसने कहा, एक पागल के बारे में पूछा कि आप पागल क्यों? तो एक पागल ने कहा भाई साहब मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है। अब इस प्रकार का प्रश्न जब सिगमंड फ्रायड पागल से सुन रहे हैं ना साथियों, तो दिमाग पागल कौन होगा? तो सिगमंड फ्रायड ही होगा ना। तो इस प्रकार के विचारधाराओं को सुन करके सिगमंड फ्रायड क्या करता है कि भाई ये दिमाग में प्रश्न कर गया कि ये पागल है। पागल का मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। तो ये भाई कहां से ऐसे इसके मस्तिष्क में ऐसे विचार आ रहे हैं कि जवाब दे रहा है ना, इसका तो दिमाग ही खत्म नहीं है। तो ये तो बोल रहा है कि भाई साहब मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है। इस प्रकार की बातें ये कहां से सुन? तब इसके बाद से मतलब इस प्रकार के विचार विमर्श करने के बाद इसके विचारों से एक वाद निकलता है, जिसको कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद। और साथियों ये मन के 3 श्रेणियों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, मन के 3 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार बताते हैं? मन के 3 प्रकार बताते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से बताते हैं? एक तो बताते हैं अचेतन मन, फिर बताते हैं अर्धचेतन मन, और फिर बताते हैं चेतन मन। यानी बात करें तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, और हाफ कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड, इसके बारे में बताते हैं और इसके बारे में पूरी व्याख्या करते हैं। उसको हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद के बारे में। हम आगे इसको पूरी विस्तार से पढ़ाएंगे, किस किस मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। ये तो अपना शॉर्टकट में एक तरीके से बताने का तरीका था साथियों। अब हम इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से, कि भाई ये संरचनावाद कब आता है ना, और कौन से सन में आया, इसकी स्थापना किसने की, इसका प्रतिपादक कौन हुआ करता था, इसका समर्थन किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया, और इसके अंदर मतलब किस पर अधिक बल दिया गया, और क्या कारण थे उसके बल देने के, है ना। ये सभी की सभी बातें हम बड़ी विस्तार से आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो साथियों अब शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को बड़ी विस्तार के साथ। थोड़ा सा आप विलंब मत करना, बहुत ही अच्छी क्लास आज की साथियों। और आप समझ गए कि आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख संप्रदाय पढ़ रहे हैं। तो विशेष बात तो आपको ध्यान में यह रखनी है कि महत्व किस बल पे ज्यादा देता है कौन सा संप्रदाय, और इस संप्रदायों की जो समर्थन करता है वो कौन थे, और प्रतिपादक कौन थे। ये 3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से भी और याद रखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपको लगातार याद रखनी है साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों अपनी इस कहानी को। आज की जो कहानी है, आज की जो स्टोरी है, उसको शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय में, बड़े विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना जो संरचनावाद है और उसका उपनाम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, अपन हेडिंग डालते हैं साथियों संरचनावाद। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संरचनावाद। मनोविज्ञान के संप्रदाय में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संरचनावाद को। संरचनावाद, संरचनावाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले इस संरचनावाद संप्रदाय है ना, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संरचनावाद संप्रदाय है ना, ये कब आया था। यानी इसकी सन की बात करूं तो साथियों ये कब आया था, तो इसका सन ये आया था साथियों 1890 में आया था। कब आया था?
1890 में आया था। ये बात आप ध्यान में रखना, आपको केवल ध्यान में रखना, थोड़ा सा क्रम अगर आपको ध्यान में होगा तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 1890 में आया था। अब साथियों इसके उपनामों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इसके उपनामों की बात करेंगे। उपनामों की अगर मैं बात करूं, उपनामों की बात करने जा रहे हैं। देखो उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार बात करेंगे, तो इसके उपनाम कौन कौन से? तो इसका उपनाम है साथियों, एक तो नाम इसका उपनाम देखने को मिलता है निर्माणवाद। निर्माणवाद, इसको साथियों निर्माणवाद भी कहते हैं। ठीक है। एक इसका जो नाम है ना साथियों, वो देखने को मिलता है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद संप्रदाय, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है साथियों, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसका प्रतिपादक किसे कहा जाता है, इसका प्रतिपादक कौन था वो हमें ध्यान में रखना है। अब प्रतिपादक भी आपके सामने लिख रहा हूं साथियों। प्रतिपादक, इसका प्रतिपादक कौन हुआ करता था वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रतिपादक की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसका जो प्रतिपादक है ना, संरचनावाद संप्रदाय का जो प्रतिपादक साथियों हुआ करता था विलियम, अभी मैंने आपको बताया था विलियम वुंट हुआ करता था। विलियम वुंट, विलियम वुंट, वुंट नहीं विलियम वुंट, विलियम वुंट हुआ। ये साथियों आपको पता है कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे साथियों। ये जर्मनी के रहने वाले थे साथियों। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के लिप्जिंग नगर, लिप्जिंग नगर के लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में साथियों विलियम वुंट ने चेतना पर प्रयोग किया था, संवेदना पर प्रयोग किया था साथियों। और उसने वहां पर आपको पता है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विश्व की स्थापित की थी। और भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ से स्थित है? कोलकाता में स्थित है साथियों। और 1915 में स्थापित की गई थी और एन सेनगुप्त ने स्थापित की थी साथियों। देखो आगे चलते हैं। और इस संप्रदाय साथियों, ये देखो विलियम वुंट ने इसकी विलियम वुंट इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ये साथियों मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय का सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम संप्रदाय माना जाता है। कौन सा? सबसे प्रथम संप्रदाय यानी पहला संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? पहला संप्रदाय या प्राचीन संप्रदाय भी आप इसको बोल सकते हो, संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? प्राचीन संप्रदाय या प्रथम संप्रदाय इसको माना जाता है। अब देखो आगे की ओर चलते हैं, आगे कहानी किस प्रकार होती है वो देखो। प्रथम संप्रदाय, प्राचीन संप्रदाय, इसमें क्या है कि ये संप्रदाय साथियों मनोविज्ञान को क्या करता है? मनोविज्ञान को प्रायोगिक मनोविज्ञान का दर्जा प्रदान करवाता है। ठीक है, यानी मनोविज्ञान को क्या है कि इसमें मनोविज्ञान प्रायोगिक मनोविज्ञान के रूप में निभर गया, यानी मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म होता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान यानी इसमें क्या है कि मनोविज्ञान पे सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और मनोविज्ञान पे प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना आपको पता है 1889 में कहाँ की गई थी? जर्मनी के अंदर लिप्जिंग नगर एक है, और वहां पे लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित की गई थी विलियम वुंट के द्वारा साथियों। अब आप देखो यहां से, अब विलियम वुंट है ना, मैं उसकी बातें कर रहा हूं, किसकी? विलियम वुंट की। ये विलियम वुंट कौन सा, किस विज्ञान से अपना नाता रखते थे? किस विज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो चेतना के विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चेतना के विज्ञान के जनक माने जाते हैं। किस? चेतना के विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब साथियों देखो चेतना क्या होती है, आप देखो यहां से प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। चेतना क्या होती है? चेतना क्या होती है आपको भी पता है। देखो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूँ चेतना की। चेतना क्या होती है? चेतना आपको पता है कि चेतना किसे कहते हैं? कि मस्तिष्क का, मस्तिष्क, मस्तिष्क की आंतरिक विचारधारा, आंतरिक रूप ही क्या है? चेतना होती है। मस्तिष्क की आंतरिक रूप, आंतरिक विचारधारा क्या होती है? चेतना होती है। अब आप समझ गए होंगे कि अच्छी तरीके से मस्तिष्क का आंतरिक रूप ही क्या कहलाता है? आंतरिक विचारधारा जो बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। अब चेतना का दूसरा देखो चेतना का चेतना का दूसरा नाम, चेतना का दूसरा दूसरा चेतना का दूसरा रूप क्या होता है? चेतना का दूसरा रूप साथियों क्या होता है? संवेदना होता है। संवेदना होता है, संवेदना होता है। क्या होता है? संवेदना होता है। अब साथियों संवेदना क्या होता है ना? संवेदना क्या होता है? देखो चेतना होती है ना, चेतना क्या होती है? मस्तिष्क की आंतरिक विचारधारा होती है। चेतना क्या होती है? मस्तिष्क की आंतरिक विचारधारा होती है जो बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती है। और संवेदना क्या होती है? कि मस्तिष्क की, मतलब किसी विषय वस्तु को देख करके, यानी किसी विषय वस्तु को देख करके हमें जो प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। और संवेदना का निर्माण किससे होता है साथियों? 5 इंद्रियों से होता है। और 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती है? देखो हमारे पास ज्ञान के कितने स्रोत होते हैं? 5 स्रोत होते हैं। कान होता है, नाक होता है, आंख होता है, और क्या साथी होता है? जीभ होता है और त्वचा होती है। जीभ और त्वचा, ये होते हैं।
देखो ये 5 स्रोत होते हैं, ये क्या करते हैं कि इन सभी से क्या है कि संवेदना का निर्माण होता है। ये क्या है कि जब हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं, है ना? देखने के बाद ही हमारे मस्तिष्क में प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है ना। अब किसी विषय वस्तु को देखने के बाद या किसी विषय वस्तु को हम सुनते हैं, तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जो प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। और ये संवेदना का निर्माण किससे होता है? इन इंद्रियों से होता है, यानी इस ज्ञानेंद्रियों से होता है। अब इस ज्ञानेंद्रियों से साथियों क्या होता है कि संवेदना, अब देखो यहां से देखो क्या, इस 5 इंद्रियों से, इस ज्ञानेंद्रियों से क्या है कि चेतना की संरचना का निर्माण होता है। इस चेतना की संरचना का निर्माण होता है। चेतना की किसकी संरचना का निर्माण होता है? चेतना की संरचना का निर्माण होता है। संरचना का निर्माण होता है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इन पांचों इंद्रियों से क्या है कि चेतना की संरचना का निर्माण होता है। चेतना की संरचना की बात कर रहा हूं साथियों यहां पे। अब चेतना की संरचना की बात आ गई ना, अब संरचना की बात आने के कारण क्या साथियों, इसका नाम क्या पड़ गया? संरचनावाद संप्रदाय नाम पड़ गया। अब कैसे पड़ा ये आप समझ गए कि भाई चेतना का निर्माण कैसे होता है। चेतना का निर्माण कैसे होता है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो हमारी 500 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के निर्माण से क्या चेतना की संरचना का निर्माण होता है। और ये 5 ही क्या करती हैं? संवेदना का निर्माण करती है। संवेदना क्या होती है? जो हम किसी विषय वस्तु को देख करके हमारे मस्तिष्क में जो प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संरचनावाद नाम कैसे पड़ा। इस संरचनावाद नाम कैसे कि चेतना की संरचना का निर्माण होता है। अब साथियों देखो, अब विलियम वुंट क्या कहते हैं इस बात पे? विलियम वुंट ये कहते हैं, यहां पे देखो इस बात को लेकर के विलियम वुंट ये कहते हैं कि विलियम वुंट ने ये कहा कि मस्तिष्क की एक निश्चित संरचना होती है। विलियम वुंट ने क्या कहा? विलियम वुंट ने कहा कि मस्तिष्क की, विलियम वुंट ये कहते हैं कि मस्तिष्क की यह मन की निश्चित संरचना होती है। मन की निश्चित संरचना होती है। निश्चित संरचना होती है। संरचना होती है। मस्तिष्क की क्या होती है? निश्चित संरचना होती है। ये विलियम वुंट ने कहा था। अब देखो यहीं से क्या है कि संरचनावाद पड़ गया। अब निश्चित संरचना, मन की निश्चित संरचना किसने बताई? विलियम वुंट ने कहा कि मन की या मस्तिष्क की एक निश्चित संरचना होती है और जिस पे क्या साथियों प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी बातें आपको मैंने जब चेतना का विज्ञान पढ़ाया था उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से पिछली वाली क्लास में बताया था और किस प्रकार ये सब बातें आपको बताया था। अब देखो एक बात बताओ, अब संरचना होती है ना। अब संरचना होने के कारण क्या है कि प्रयोग किए जाते हैं चेतना पे। अब चेतना पे प्रयोग होने के कारण क्या साथियों की इसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हो जाती है। कहां हो जाती है? लिपजिंग नगर विश्वविद्यालय के अंदर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हो जाती है। इसलिए साथियों क्या हुआ कि पहले मनोविज्ञान देखो, चेतना का विज्ञान की मतलब चेतना के प्रयोग हुआ, संवेदना पे प्रयोग शुरू हो गया। अब संरचना को सिद्ध करने के लिए चेतना संवेदना पर प्रयोग शुरू हो गए थे ना मनोविज्ञान में। और कौन सी विधि द्वारा को गठन किया गया था उस प्रयोगशाला में? तो अगर पूछे तो बता देना, अंतर्दृष्टि विधि का। और अंतर्दृष्टि विधि के जनक किसे माना जाता है साथियों? विलियम वुंट को माना जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब साथियों देखो आगे की ओर कहानी चलती है। आगे की ओर कहानी ये चलती है कि देखो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब मनोविज्ञान पढ़ा था तो मनोविज्ञान आपको पढ़ा किसका विषय हुआ करता था? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान किसका विषय हुआ करता था? दर्शन शास्त्र नामक विषय का विषय हुआ। दर्शन शास्त्र साथियों 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास यूनान में एक विषय चलता था। उस विषय का क्या नाम था? दर्शन शास्त्र, जिसमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता था। यानी मनोविज्ञान था ना, वो विचारों के प्रवाह पे, विचारों का प्रवाह होता है उसमें। यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाना, परमात्मा का मिलन आत्मा से करवाना, इस प्रकार की। और आत्मा जब परमात्मा का मिलन हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा उसमें ऐसे विचारों का प्रवाह है दर्शन शास्त्र में देखने को मिलता है ना। ये दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु होती है। तब साथियों क्या हुआ कि उस समय कोई प्रायोगिक नहीं होता था। मनोविज्ञान है ना, उसमें विज्ञान नहीं हुआ करता था। लेकिन साथियों क्या है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1879 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो 1880 के अंतर जाकर के मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया। तो इसलिए साथियों इस संरचनावाद संप्रदाय को, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा देने वाला भी संप्रदाय कहा जाता है। और 1880 में क्या हुआ? 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय
कौन सा है? अगर प्रश्न ऐसा आ जाए तो साथियों ये है संरचनावाद संप्रदाय। और किसने दिलवाया था? विलियम वुंट ने दिलवाया था 1880 में। इसीलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का भी जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। लिख लीजिए आप, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या मनोविज्ञान में प्रयोगशाला की स्थापना की थी सबसे पहले चेतना को लेकर के। और साथियों आप समझ गए, यहां तक तो कहानी ठीक है, यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है ना। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस जो ये संप्रदाय है, संरचनावाद संप्रदाय या निर्मितवाद है या निर्माणवाद है या अस्तित्ववाद संप्रदाय है, इसके प्रतिपादक तो कौन हुआ करते थे? प्रतिपादक प्रतिपादक कौन हुआ करते थे? विलियम वुंट हुआ करते थे। ये बात भी आप ध्यान में रखना, विलियम वुंट हुआ करते थे। अब इस संरचनावाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता कौन थे? यानी समर्थनकर्ता की बात कर रहा हूं साथियों, समर्थनकर्ता। समर्थनकर्ता कौन कौन हुआ करते थे उसकी बात आपको ध्यान में रखनी। तो जो संरचनावाद संप्रदाय था या निर्माणवाद था या अस्तित्ववाद जो संप्रदाय था, उस संप्रदाय में समर्थन किन किन लोगों ने किया, तो उसकी मैं अगर बात करूं तो साथियों ध्यान में रखना, आप उस संप्रदाय की बात करूं तो जो समर्थनकर्ताओं की बात करूं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है एडलर का। एडलर नामक एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने इस संरचनावाद संप्रदाय का समर्थन किया था साथियों। एक व्यक्ति और हुआ करते थे टिचनर। टिचनर, ये ध्यान रखना, टिचनर हुआ करते थे। एक साथियों और हुआ करते थे बेडफोर्ड। क्या नाम हुआ करता था? बेडफोर्ड नाम हुआ करता था। बड़े नाम खतरनाक है साथियों, बेडफोर्ड। ये मनोवैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने साथियों। देखो एडवर्ड टिचनर और बेडफोर्ड और विलियम वुंट तो इसके प्रतिपादक हैं ही। अब देखो यहां तक तो बात ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि इसके समर्थनकर्ता कौन थे। अब साथियों ये जो विलियम वुंट थे ना, ये कौन सा विज्ञान लेकर के आए थे? विलियम वुंट। विलियम वुंट मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ध्यान में रखना। विलियम वुंट लेकर के आए थे चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान लेकर के आए थे। कौन सा विज्ञान लेकर के आए थे? चेतना का विज्ञान लेकर के आए थे। अब देखो विलियम वुंट चेतना का विज्ञान लेकर के आए थे। अब साथियों देखो ये विलियम वुंट चेतना का विज्ञान लेकर के आए थे, तो एक साथी उनके हुआ करते थे, विलियम वुंट के एक साथी हुआ करते थे, उसका साथी का नाम था साथियों विलियम जेम्स। क्या नाम था? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स नाम हुआ करता था, विलियम जेम्स। ये साथियों कहाँ के रहने वाले थे? ये साथियों अमेरिका के रहने वाले थे। विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे साथियों, जर्मनी के रहने वाले थे विलियम वुंट। अब देखो इन दोनों का कौन सा विज्ञान था? ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे, ये दोनों वैसे देखो विलियम वुंट और विलियम जेम्स मित्र थे, लेकिन उसका जो विज्ञान था वो कौन सा था? चेतना का विज्ञान था। चेतना का विज्ञान था। कौन सा विज्ञान था? चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान पे अध्ययन कर रहे थे। यानी विलियम वुड चेतना का विज्ञान लेकर के, तो चेतना का विज्ञान का समर्थन किसने किया? चेतना का विज्ञान का समर्थन विलियम जेम्स ने किया। इसके समर्थन करता हुआ करते थे। अब साथियों देखो एक बात, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात निकल करके यहाँ आ रही है। तो विलियम वुड थे ना, वो तो साथियों ये सर्वाधिक महत्व है ना, ये चेतना और संवेदना को लेकर देते। चेतना और संवेदना को, संवेदना, चेतना और संवेदना इन दोनों का अध्ययन करते थे। यानी सर्वाधिक महत्व इसको देते थे। किसको? चेतना और संवेदना को। और ये जो विलियम जेम्स थे ना साथियों, ये सर्वाधिक महत्व चेतना के कार्यों को लेकर, चेतना के कार्यों कार्यों को मतलब महत्व देते थे। चेतना के कार्यों को महत्व कौन देते? विलियम जेम्स। और विलियम वुड की जो चेतना और संवेदना का अध्ययन पर सबसे ज्यादा महत्व है। अब इनका विज्ञान तो चेतना का विज्ञान एक ही था, लेकिन साथियों इनकी जो विचारधारा है ना, इनकी विचारधारा देखो चेतना संवेदना का अध्ययन करना होता, इनकी चेतना के कार्यों के बारे में बताना है ना। अब देखो इनकी जो विचारधारा ना वो क्या है? अलग अलग है। इनकी विचारधारा क्या है? अलग अलग है साथियों। इनकी विचारधारा अलग अलग होने के कारण इनके विचारों में क्या हो जाता है? मतभेद शुरू हो जाता है। यानी ये आपस में क्या करते हैं? मतभेद शुरू हो जाता है। और मतभेद होने के साथ कारण क्या है साथियों? एक वाद का निर्माण हो जाता है इनके विचारों से। किसके विचारों से? विलियम जेम्स के विचारों से फिर एक वाद का निर्माण होता है। उस वाद का नाम क्या होता है साथियों? उस वाद का नाम होता है साथियों प्रकार्यवाद। क्या नाम होता है? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद या कार्यवाद इसका नाम होता है। अब ये प्रकार्यवाद नया है जो विज्ञान आ जाता है। अब साथियों आपको पता है, ये बात ध्यान रखना, विलियम जेम्स भी चेतना के कार्यों पर बल देते हैं, जबकि विलियम वुंट है वो चेतना और संवेदना के अध्ययन पर बल देते हैं। लेकिन अब दोनों की विचारधारा में क्या हो जाता है? मतभेद होने के कारण इस विलियम जेम्स के विचारों से एक वाद निकलता है। उस वाद का क्या नाम होता है? प्रकार्यवाद। अब मनोविज्ञान की जो प्रमुख संप्रदाय है ना, तो मनोविज्ञान में 2 नंबर पे जो अपन संप्रदाय पढ़ेंगे ना, वो होता है साथियों प्रकार्यवाद। अब संरचनावाद खत्म हो जाता है, इसके बाद प्रकार्यवाद शुरू हो जाता है मनोविज्ञान में। तो उस प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ेंगे।
साथियों बहुत आसान है, बहुत ही इतने आसान है कि आप इसको केवल और केवल इसके समर्थनकर्ता आपको याद रखनी है, ज्यादा बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है, केवल आपको इसके समर्थन करता है, इसके जनक प्रतिपादक कौन थे, और ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो 2 नंबर पे कौन सा संप्रदाय आता है साथियों, 2 नंबर पे आता है साथियों, उसको ध्यान में रखना, कार्यवाद या प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद या कार्यवाद, कार्यवाद संप्रदाय, संप्रदाय। अब देखो यहाँ पे बात देखो, और बड़ी मस्त बात बनती है यहाँ पे, कौन सी बात मस्त बनती है वो देखते हैं। देखो कार्यवाद प्रकार्यवाद ये कब आता है, वो तो 1890 में आया था, संरचनावाद या मैंने आपको बताया था उसका निर्माणवाद या अस्तित्ववाद उसका नाम बताया था, वो तो 1890 में आया था। अब ये कब आता है साथियों, ये आता है साथियों 1895 में। कब आता है, 1895 ईस्वी में आता है, 1895 में आता है। कब, 1895 में आता है। कौन सा, प्रकार्यवाद या कार्यवाद आता है। अब साथियों देखो प्रकार्यवाद कार्यवाद को लेकर के कौन आता है, उसके नामों की अगर मैं बात करूं, यानी इसके प्रतिपादक की बात करूं, प्रतिपादक, इसकी स्थापना कब हुई, ये स्थापना है साथियों, स्थापना, स्थापना, स्थापना 1895 में हुई। और इसके प्रतिपादक कौन हुआ करते थे, तो विलियम जेम्स, मैंने आपको अभी बताया था, क्या नाम था, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स नाम हुआ करता था, विलियम जेम्स नाम हुआ करता था, उसका क्या नाम हुआ करता था, विलियम जेम्स नाम हुआ करता। अब साथियों इसके बात करते हैं इसके समर्थनकर्ता की, समर्थनकर्ता, समर्थनकर्ता कौन कौन व्यक्ति हुआ करते थे उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। अब समर्थनकर्ताओं की बात करूं तो साथियों कई लिस्ट में नाम आएंगे, देखो वो आपको ध्यान में रखना है। देखो नाम आता है जॉन डीवी का, ड्यूबी का, जॉन ड्यूबी, ठीक है, एक तो ये नाम आता है। इसके बाद साथियों इसका जो समर्थन करने वाले थे ना, वो एक साथियों थे एडवर्ली थॉर्नडाइक, एडवर्ली थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, एडवर्ली थॉर्नडाइक हुआ करते थे। और साथियों एक एडवर्ली थॉर्नडाइक था ना, उसके गुरु हुआ करते थे मैकन केटल, मैककेन केटल, मैककेन केटल, केटल नाम, ये एडवर्ली थॉर्नडाइक के गुरु हुआ करते थे। और एक साथियों इसमें जो नाम है ना वो देखने को मिलता है विलियम, विलियम वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ साथियों। और एक साथियों जो नाम देखने को मिलता है वो रोलिंज एंगल एंजल, रोलेडे, रोलेडे एंजिल, एंजिल नाम देखने को मिलता है, रोलेड एंजिल, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अब देखो प्रकार्यवाद या कार्यवाद है ना, ये आता है 1895 में आता है, 95 में आता है, ठीक है। और इसके प्रतिपादक थे विलियम जेम्स, और इसका समर्थनकर्ता हुआ करते थे जॉन डीवी हुआ करते थे, एडवर्ली थॉर्नडाइक हुआ करते थे, मैकिन केटल हुआ करते थे, विलियम वुडवर्थ हुआ करते थे, और रोलेड एंजल हुआ करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें यह देखनी है कि इसका प्रकार्यवाद या कार्यवाद इसका नाम क्यों पड़ा, क्या कारण थे कि इसका नाम प्रकार्यवाद या कार्यवाद पड़ गया। तो साथियों देखो इस बात पे, इसका जो विषय वस्तु क्या हुआ करती थी वो देखो पहले। विषय वस्तु आपको पता है इसकी विषय वस्तु क्या हुआ करती थी, विषय वस्तु, विषय वस्तु की बात कर रहा हूं साथियों। तो इसकी विषय वस्तु आपको पता है, एक तो चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, उस समय चेतना का विज्ञान चल रहा था। चेतना का विज्ञान, एक चेतना के कार्यों पे अध्ययन करना, चेतना के कार्यों का अध्ययन करना, कार्यों का अध्ययन करना, चेतना के कार्यों का अध्ययन करना, ये इनकी विषय वस्तु हुआ करती थी। अब साथियों देखो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, चेतना के कार्यों, कार्यों, देखो चेतना के कार्यों, कार्यों का अध्ययन करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया साथियों, कार्यवाद पड़ गया, है ना। इसमें किसका नाम क्या पड़ गया, कार्यवाद नाम पड़ गया। चेतना का कार्यों को लेकर के इसका नाम क्या पड़ गया, चेतना का नाम कार्यवाद पड़ गया। अब चेतना क्या है, अब साथियों चेतना मैंने अभी आपको बताया था। उससे देखो हमारे पास ज्ञान के कितने स्रोत होते हैं, 5 स्रोत होते हैं, आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा होती है, जिससे हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती है। और साथियों ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारे पास। और चेतना का जो इसका जो दूसरा रूप क्या होता है साथियों, है ना, चेतना का दूसरा रूप चेतना, 5 इंद्रियां होती हैं, देखो चेतना का, देखो यहां से देखो चेतना की चेतना क्या होती है, मस्तिष्क की आंतरिक विचारधारा होती है ना, जो हमें बाह्य रूप में प्रकट होती हुई दिखाई नहीं देती है, मस्तिष्क के अंदर ही अंदर रहती है ना, उसे चेतना कहते हैं। चेतना साथियों हमारे पास ज्ञान के कितने स्रोत होते हैं, 5 स्रोत होते हैं, आंख, कान, नाक और जीभ त्वचा होते हैं। इन 5 स्रोतों से हमें क्या होता है कि प्रथम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। अब देखो संवेदना नाम आ गया यहाँ पे, अब संवेदना कहते हैं। अब संवेदना का जो अगला चरण होता है ना साथियों, वो एक चरण होता है, उसकी चरण की बात करने जा रहा हूं साथियों। अब संवेदना का अगला चरण होता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण। अब ये प्रत्यक्षीकरण क्या होता है साथियों, इस बात को हमें गौर से समझना है।
प्रत्यक्षीकरण को 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। प्रत्यक्षीकरण की 3 बातें होती हैं साथियों। ये कितनी बातें होती है? 3 बातें होती है। एक तो साथियों होती है व्याख्या करना, व्याख्या। और दूसरी होती है साथियों, मैं बात करूं, ये तो देखो पहली हो गई, और दूसरी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ देखो दूसरी बात है व्याख्या, और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है नाम, और तीसरी अगर मैं बात करूं साथियों तो वो होती है पहचान। अब ये प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है? देखो देखो मैं आपके सामने, देखो ये मार्कर है ना। पहले आपको पता नहीं है, मान लो आपको इस के बारे में, नाम के बारे में पता नहीं, मैं ये कहता हूँ ये बेलनाकार है, इस आगे से ये नुकीला है ना, और इसमें इंक डाली जाती है, फिर इसे साइज मतलब इससे लिखाई होती है, लिखा जाता है बोर्ड पे, है ना। तो इसका नाम क्या, मैंने आज का नाम, ये मतलब इसकी व्याख्या कर दी, फिर मैंने इसका नाम बता दिया कि भाई इसका नाम है मार्कर है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब साथियों कभी भी है ना, आप इस चीज को, इस जैसी आकृति को, कभी आप इस प्रकार की वस्तु को कभी आप देखोगे ना, तो आप तुरंत क्या करोगे, इसकी व्याख्या को आप याद करोगे, फिर इसका नाम जानोगे, तुरंत कह दोगे, यानी इसकी पहचान कर लोगे, ये क्या है, मार्कर है। तो यानी आपने क्या कर लिया, प्रत्यक्षीकरण कर लिया, आपको प्रत्यक्षीकरण हो गया कि रियल में ये क्या है, मार्कर है। यानी आपने इस शब्द को लेकर के आत्मसात कर लिया कि रियल में क्या है, ये मार्कर है ना। तो इसको साथियों क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अब साथियों देखो कि अब आगे की बात क्या होती है। अब प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया आपको, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो ये साथियों जो प्रकार्यवाद है ना, ये सबसे बड़ी बात तो आपको इसमें ये ध्यान रखनी है, जो प्रकार्यवाद है ना, ये सबसे ज्यादा मतलब चेतना के कार्यों पर, अध्ययन पे बल देता है। इस बात को भी आपको मोटा मोटी बात यही ध्यान में रखनी है। अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है मनोविज्ञान का जो चेतना के कार्यों पर अध्ययन पर बल देता है, तो वो आपको करना है कार्यवाद या प्रकार्यवाद करना है। ठीक है साथियों, अब ये चेतनावाद का, ये जो प्रकार्यवाद, चेतनावाद, ये संप्रदाय है ना, ये साथियों 2 उत्तरों की तलाश करता रहा हमेशा। 2 उत्तरों की तलाश करता रहा। कितने उत्तरों की? 2 उत्तरों की तलाश करता रहा। एक तो साथियों व्यक्ति क्या करते हैं, क्या करते हैं। एक तो इसका जो प्रश्न था, व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं। एक तो इसका ये दिमाग में हमेशा घूमता है इन लोगों की। दूसरा ये है कि व्यक्ति क्यों व्यवहार करता है, व्यक्ति क्यों व्यवहार करता है, क्यों व्यवहार करता है। ये उत्तरों, इन उत्तरों को ये व्यवहार करता है, क्यों व्यवहार करता है, करता है। इन 2 उत्तरों की तलाश ये हमेशा करते रहे साथियों। कौन? ये जो प्रकार्यवाद, कार्यवाद के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, समर्थन करता थे, इन चीजों को लेकर के हमेशा घूमते रहते थे, है ना, कि भाई व्यक्ति क्यों, मतलब व्यक्ति क्या करते हैं और व्यक्ति क्यों व्यवहार करता है, इन चीजों को लेकर के। अब साथियों देखो कि ये जो संप्रदाय है ना, कार्यवाद प्रकार्यवाद संप्रदाय में एक बात और ध्यान रखना, ये संप्रदाय साथियों, ये संप्रदाय सहचार्य नियम को सहचार्य नियम पर महत्व, सहचार्य नियम को महत्व देता है। सहचार्य संप्रदाय सहचार्य नियम को, नियम पर बल देता है, नियम पर बल देता है, ऐसा लिख दो, महत्व है या बल, नियम पर बल देता है, बल देता है, सहचार्य नियम पर बल देता है। और साथियों ये जो मानसिक क्रिया होती हैं, एक बात ये संप्रदाय क्या है, मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया एवं अनुकूल व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन पर बल देता है। एक मानसिक क्रिया व अनुकूल व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। और एक साथियों ये क्या करता है, ये कहता है कि क्रिया की मतलब किसी मतलब अनुक्रिया, उद्दीपक को देखकर ही क्रिया की शुरुआत होती है। उद्दीपक को देख करके क्या होती है, उद्दीपक को मतलब उद्दीपक होता है ना, तभी क्रिया, व्यवहार में मतलब क्रिया की शुरुआत हो जाती है। उद्दीपक का मतलब क्या, उद्दीपक किसे कहते हैं। देखो साथियों उद्दीपक है ना, उद्दीपक लक्ष्य होता है। मनोविज्ञान को भाषा में लक्ष्य को क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। और उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। यानी देखो हमारा जैसे मैं आपके सामने देता हूं कि किसी उद्दीपक को देख करके व्यक्ति क्या करनी शुरू करता है, क्रिया करनी शुरू कर देता है। जैसे आपका उद्दीपक क्या है, आपका उद्दीपक है शिक्षक बनना, एक अध्यापक बनना, है ना। आपका लक्ष्य क्या है, शिक्षक बनना या अध्यापक बनना। तो आप उस शिक्षक बनने के लिए क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, करना मतलब सीख रहे हो किसी वस्तु को ना, सीख रहे हो ना। तो इसी कारण क्या है कि किसी विषय वस्तु को आप सीख रहे हो ना, उद्दीपक को, लक्ष्य को लेकर के आप, तो इस लक्ष्य के प्रति जो क्रिया कर रहे हो ना, उसे क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। तो आपका उद्दीपक क्या, अध्यापक बनना। आप अध्यापक बन रहे हो, अध्यापक बनने के लिए क्या कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। तो इस बात को बताता है कि क्रिया है ना, क्रिया उद्दीपक के हिसाब से होती है। ये संप्रदाय क्या कहता है, ये संप्रदाय कहता है कि क्रिया हमेशा उद्दीपक के हिसाब से होती है। जैसा उद्दीपक होगा वैसी क्रिया होगी। जैसे आप अध्यापक बन रहे हो, तो अध्यापक बनने की जो प्रोसेस होती है ना, जो उसमें कौन
कौन से विषय वस्तु को पढ़ना है, किस प्रकार करना है, कैसी कौन कौन सी शिक्षण विधियां वो आपको ध्यान में होनी जरूरी है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो या आप आरएएस बनना चाहते हो तो उसके हिसाब से तैयारी करोगे। आप एक थर्ड ग्रेड टीचर बनने जा रहे हो तो उसके हिसाब से तैयारी करोगे। यानी उद्दीपक के अनुसार क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। ये बात किस में देखने को मिलती है, कार्यवाद या प्रकार्यवाद में देखने को मिलती है। एक बात तो ये आप ध्यान में रखना। इसी कारण कहते हैं कि साथियों ये जो संप्रदाय है ना, इसमें एक तो करके सीखने पर बल दिया गया है। करके सीखने पर ये किस पे, एक तो देखो ये सहचर्य नियम पर बल देता है, एक साथियों ये करके सीखने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, सीखने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। और एक साथियों बताता हूं आपको, अनुक्रमित जो जितने भी मतलब अनुक्रमित क्रियाएं होती हैं, जितने भी अनुक्रमित अधिगम होते हैं ना, उनको मतलब ये करता है। एक तो मतलब इसमें क्या होता है कि आयु या स्तर को देख करके मतलब पाठ्य पुस्तक को निर्धारण करने पर बल देता है। ये बात आ जाए कि आयु या स्तर को देखकर पाठ्यक्रम को निर्धारित करने पर बल कौन सा मतलब संप्रदाय देता है, तो आप बता देना प्रकार्यवाद। करके सीखने पर बल कौन सा संप्रदाय देता है, तो कार्यवाद या प्रकार्यवाद देता है। उद्दीपक को देख करके क्रिया कौन करता है, क्रिया पर मतलब क्रिया उद्दीपक को देखकर ही क्रिया की जा सकती है, तो ये किस संप्रदाय में, तो ये भी आप बता सकते हो, कार्यवाद या प्रकार्यवाद। अब आपको ये बातें भी समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो एक बात आपको बता देता हूं, हमने क्या सा पढ़ा है, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है साथियों। हमें क्या है कि कम समय में बहुत ज्यादा बातें आपको है कि क्योंकि 25 को रिट निर्धारित हो चुकी है, 25 अप्रैल को, तो जल्दी जल्दी साथियों रीडिंग करनी है हमें। देखो आगे चलते हैं। देखो पहली बात मैं आपको बता देता हूं, एक तो बात आप ये ध्यान में रखना कि पहला जो संप्रदाय आया था उसका नाम था संरचनावाद, संरचनावाद संप्रदाय। ये बात आप ध्यान में रखना, संरचनावाद संप्रदाय, ठीक है। और एक इसके बाद दूसरा संप्रदाय, उसका नाम था प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय, कार्यवाद संप्रदाय। ये संप्रदाय थे साथियों, ये संप्रदाय आए थे। अब साथियों संरचनावाद संप्रदाय है ना, ये तो मोटा मोटी बात आपको चेतना और संवेदना पर बल देता है, संवेदना पर अध्ययन करने पर बल देता है। और ये देखो प्रकार्यवाद है ना, ये संप्रदाय किस पे अधिक महत्व देता है, प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय है ना, ये साथियों चेतना के कार्यों पर बल देता है, चेतना के कार्यों पर अध्ययन कर कार्यों पर बल देता है, कार्यों पर बल देता है। ये बात ध्यान में रखो, बल देता है, बल देता है किस पे, चेतना के कार्यों पर बल देता है। अब देखो ये संरचनावाद संप्रदाय कौन लेकर के आया था, विलियम वुंट लेकर के आया था। और साथियों ये जो प्रकार्यवाद संप्रदाय ये कौन लेकर के आया था, विलियम जेम्स लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था, विलियम जेम्स लेकर के आया था। देखो विलियम वुंट लेकर के आया था, विलियम जेम्स लेकर लेकर के आया। इनका मुख्य काम क्या था, इनका चेतना संवेदना पर अध्ययन करना और इसका चेतना के कार्यों को बलों को समझना, चेतना के कार्यों को समझना, चेतना के कार्यों के बारे में जानना, इसका काम था। अब देखो इसमें क्या होता है, इन दोनों को लेकर के क्या होता है, अब इन दोनों को लेकर के 1912 और 1914 के मध्य क्या हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है इन दोनों को लेकर के। मनोवैज्ञानिकों के मध्य क्या हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। एक तो चेतना के कार्यों की बात कर रहा है, एक संवेदना चेतना के अध्ययन की बात कर रहा है, इनको बारे में जानने की बात कर रहा है। इन द्वंद्व से लेकर के साथियों द्वंद्व हो जाता है। तब साथियों 1913 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1913 में एक नया वाद जन्म ले लेता है और उस वाद का नाम होता है साथियों व्यवहारवाद। क्या नाम होता है, व्यवहारवाद। उस वाद का क्या नाम होता है, व्यवहारवाद संप्रदाय। अब साथियों मनोविज्ञान में कौन सा वाद शुरू हो जाता है, व्यवहारवाद। अब साथियों ध्यान में रखना, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो साथियों आगे की तरफ आता है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, कार्यवाद के बाद कौन सा वाद आता है मनोविज्ञान में, 3 नंबर पे हम बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर पे आता है साथियों, कौन सा वाद आता है 3 नंबर पे, 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद के बारे में, व्यवहारवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय। अब व्यवहारवाद संप्रदाय को पढ़ने जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले हम व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यवहारवाद जो संप्रदाय है ना, उसकी स्थापना कब होती है उसके बारे में देखेंगे। तो व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना, व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना कब होती है, तो 1913 में होती है, 13 में या 12 में, एक ही बात साथियों, 1913 14 मध्य मतलब 13 से 12 से 14 मतलब 1913 में व्यवहारवाद संप्रदाय की नींव पड़ जाती है साथियों। अब व्यवहारवाद संप्रदाय है साथियों, ये लेकर के कौन आया था, इसके बारे में हम परिचर्चा करें। तो व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, प्रतिपादक की अगर मैं बात करूं तो व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे, वो आपको ध्यान में रखना है साथियों। व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हुआ करते थे जेबी वॉटसन। कौन हुआ करते थे, जेबी वाटसन,
अब जेबी वाटसन हुआ करते थे व्यवहारवाद संप्रदाय, ये कहाँ के रहने वाले थे साथियों, ध्यान में रखना, आप याद रखना, अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका, अमेरिका साथियों, अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। अब देखो इस संप्रदाय का समर्थन किन किन लोगों ने किया, उनका भी आपको नाम या समर्थन करता, समर्थन करता। अब समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो उनकी मैं परिचर्चा कर रहा हूं साथियों। देखो उनकी बात में अलग अलग लिख रहा हूं, तो देखो अलग बात करूं तो उसकी बात करूं तो जैसे नाम आता है साथियों, सबसे पहले उसमें नाम आता है बी एफ स्किनर का, बी एफ स्किनर का नाम आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें सी एल हल का नाम आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करूं तो साथियों ईपी पावलो, इवान पी पावलो का नाम आता है, पावलो, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करूं तो विलियम मैकडूगल का नाम आता है, विलियम मैकडूगल, मैकडूगल। ये सभी के सभी साथियों क्या हैं कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन से? बी एफ स्किनर है, सी एल हेल है, एपी पावलो है, विलियम मैकडूगल है। ये सभी के सभी क्या है साथियों, ये सभी के सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसने व्यवहारवाद का समर्थन किया था। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी क्या है? मनोवैज्ञानिक है। कौन है? बी एफ स्किनर है, सी एल हल है, ईपी पावलो है, विलियम मैकडूगल है। ये सभी के सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। देखो अब ध्यान में रखना एक बात और, यहाँ पे इसमें और क्या पढ़ेंगे। देखो व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना 1913 में होती है, प्रतिपादक जेबी वाटसन है, बी एफ स्किनर है, सी एल है। ये देखो बी एफ स्किनर है ना, सॉरी जेबी वाटसन है, ये एकदम व्यवहार के पक्के मनोवैज्ञानिक है साथियों। कैसे हैं पक्के मनोवैज्ञानिक? क्योंकि ये केवल और केवल व्यवहार पे बात करते हैं, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वो कभी कभी क्या कि चेतना के मन को भी महत्व देते हैं। ये भी मनोवैज्ञानिक चेतना के मन को महत्व देते हैं, है ना। इसलिए इसको उत्तरकालीन मनोवैज्ञानिक भी कहा गया है ना। तो इसको इसने जेबी वाटसन ने एक परिभाषा भी दी थी साथियों, इसलिए एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, निश्चित विज्ञान भी बताया था। किसने? जेबी वाटसन ने साथियों। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, पिछली वाली क्लास में भी मैंने इसके बारे में अच्छी प्रकार से बताया था। अब साथियों देखो इसका व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, देखो अब व्यवहारवाद में क्या होता है कि आपको भी पता है कि व्यवहारवाद में किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारवाद आपको पता है व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि ऐसी क्रियाएं जो मानसिक क्रियाएं जो बाह्य जो ऐसी जब मनुष्य की ऐसी क्रियाएं जो मानसिक रूप से जो या बाह्य क्रियाएं की जाती है ना, बाह्य रूप में जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं, है ना। आंतरिक क्रियाएं होती हैं वो तो चेतना होती हैं, लेकिन बाह्य रूप में प्रकट होते हैं वो व्यवहार का रूप धारण कर लेती हैं साथियों, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। जैसे कोई बच्चे को आप रोता हुआ देखते हैं, कोई बच्चा आपको हंसता हुआ दिखता, तो वो उसका व्यवहार है ना। किसी बच्चे को रोते हुए देखना, किसी बच्चे को हंसते हुए देखना, तो वो उनका व्यवहार है, व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कभी आपको उदाहरण देता हूँ, किसी व्यक्ति क्या है कि वो अपने आप को क्या, कभी एक व्यक्ति मिलते थे, हम कहते हैं कि यार ये अच्छा व्यक्ति नहीं है ना, ये हमारे साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार क्या है कि हम उसको बाहर से देख रहे हैं ना, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहा है बाह्य रूप में, इसीलिए तो कहते हैं इनका व्यवहार ठीक नहीं है ना। इसलिए क्या है कि व्यवहार हमें बाह्य रूप में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार। लेकिन आंतरिक रूप में आंतरिक रूप होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता कि मन में क्या सोच रहा है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है ना। वो क्या है अपने मन में चिंतन कर रहा है, अपनी चेतना उसके पता नहीं क्या है ना। कहते हैं ना उसको चेता नहीं है, मेरे ऐसा शब्द बोलते हैं, तो वो चेतना के अंदर खोया रहता है, अपनी चेतना के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर। कभी कभी व्यक्ति ये कहता है ना कि आप मेरी भावनाओं को नहीं समझते हैं, बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी उनके साथ क्या करते हैं कि मजाक मस्तियां करते रहते हैं, लेकिन फिर वो अचानक ये कहते हैं कि आप मेरी, भाई साहब आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो हम क्या हम भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि वो बाह्य रूप में दिखाई नहीं देती हमें, है ना, उनके मन में चल रहा है ना। तो वो क्या है, उसकी चेतना सिस्टम वाला सिस्टम है। इसलिए क्या है कि अगर वो बाह्य रूप में दिखाई दे देता है ना, तो हम उसका व्यवहार मान लेते हैं, फिर ये कहते हैं हमें इसके साथ मजाक मस्ती है जो नहीं करनी चाहिए। तो साथियों ये तो आप समझ गए कि व्यवहार, है ना। अब व्यवहार का जो इसमें क्या आता है कि व्यवहारवाद संप्रदाय है ना, इस संप्रदाय में व्यवहार शब्द की व्याख्या, व्यवहार शब्द आपको पता है सबसे पहले ना, व्यवहार शब्द सबसे पहले लेकर के आया था विलियम मैकडूगल। व्यवहार शब्द कौन लेकर के आया था साथियों? सबसे पहले मैकडूगल लेकर के आया था, विलियम विलियम मैकडूगल। मैकडूगल व्यवहार शब्द लेकर के आया था साथियों। बात में कर रहा हूं 1904-5 के आसपास की। 1904-5 में उस व्यवहार विलियम मैकडूगल की एक बुक आई थी साथियों, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी।
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की अवधारणा, इस पुस्तक में उसने व्यवहार शब्द की क्या की थी, मतलब वर्णन किया था। हालांकि व्यवहार शब्द के बारे में नहीं कुछ भी बताया, लेकिन व्यवहार शब्द के बारे में नहीं बताया, व्यवहार शब्द को लिखा था साथियों। और व्यवहार शब्द आते ही साथियों इस पे क्या है कि फिर जो जेबी वाटसन थे ना, उसने इस व्यवहार शब्द को साथियों क्या की थी, व्याख्या करते हैं। इस व्यवहार शब्द की व्याख्या करते हैं तो उनके विचारों से एक वाद निकलता है, और उसी वाद को क्या कहते हैं साथियों, व्यवहारवाद कहते हैं। और व्यवहारवाद क्या है, एक संप्रदाय है साथियों मनोविज्ञान का साथियों। अब देखो व्यवहार, इस संप्रदाय से क्या है कि व्यवहार शब्द की, इस संप्रदाय में क्या है, इस संप्रदाय में व्यवहार का अर्थ है, व्यवहार का अर्थ है, व्यवहार का वर्णन और व्यवहार की व्याख्या देखने को मिलती है। व्याख्या के बारे में बताता है। ये संप्रदाय किसके बारे में बताता है, व्यवहार शब्द के अर्थ, उसके वर्णन और उसकी व्याख्या के बारे में ये बताता है। और साथियों देखो एक बात और होती है इसमें, ये व्यवहार किस किस के व्यवहार की परिचर्चा करता है इसमें। एक तो साथियों इसमें व्यवहार के बारे में बात करें तो देखो, एक तो पशु के व्यवहार की बात की गई है, और एक साथियों मानव के व्यवहार पे परिचर्चा होती है। ठीक है, पशु और मानव के व्यवहार में परिचर्चा होती है। इस दौरान साथियों कई विधियों का भी, कई जो विधि है ना उसका भी गठन होता है। जैसे साथियों मैं बात करूं तो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि इसी देखने को मिलती है, इसी दौरान आई थी साथियों, निरीक्षण विधि है। एक साथियों अगर मैं बात करूं तो अवलोकन विधि है, अवलोकन विधि है। और साथियों और भी बात करूं तो जैसे परीक्षण है। और शब्द रिपोर्ट है। और एक साथियों और बात करूं तो मैं अनुबंधिक विधि। कौन सी अनुबंधिक विधि, ये सभी की सभी विधियां ना इसी समय मतलब है ना जो आती हैं साथियों। तो ये देखो एक बात देखने को बहुत बड़ी मिलती है कि इस समय कौन कौन सी विधियों का सबसे महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व रहा था। निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, परीक्षण विधि, शब्द रिपोर्ट है, अनुबंध विधि, ये सभी की सभी विधियां आती थी। अब साथियों एक बात और आप ध्यान रखना इस संप्रदाय को लेकर के, इस संप्रदाय में एक बात और देखने को मिलती है। संप्रदाय ये कहता है कि व्यवहार को मतलब सिखाया जा सकता है ना। व्यवहार को क्या किया जा सकता है, व्यवहार को सिखाया जा सकता है, व्यवहार को सिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, व्यवहार को सिखाया जा सकता है। अब देखो व्यवहार को कैसे सिखाया जा सकता है इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखो इससे पहले मैं आपको एक अच्छी सी समझ विकसित करने के लिए साथियों मनोविज्ञान में क्या सॉरी जेबी वाटसन की पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूं। जेबी वाटसन की 3 पुस्तकों की चर्चा करने वाला हूं, जेबी वाटसन की पुस्तकों के बारे में। जेबी वाटसन की महत्वपूर्ण 3 पुस्तकें साथियों, 3 बुक के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, वो 3 पुस्तक, एक साथियों पुस्तक आती है 1914 में, और 1914 में जो पुस्तक आती है ना साथियों, उस पुस्तक का नाम क्या होता है, उस पुस्तक का नाम की अगर मैं चर्चा करूं तो उस पुस्तक का नाम होता है साथियों व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। ये उसकी पहली पुस्तक थी साथियों। ये कौन सी पुस्तक है, पहली बुक नंबर 1, व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। इस पुस्तक में साथियों केवल और केवल व्यवहार शब्द के बारे में है जो उल्लेख मिलता है, व्यवहार शब्द का उल्लेख मिलता है इसमें। किसने व्यवहार शब्द का उल्लेख मिलता है, जेबी वाटसन की प्रथम पुस्तक थी 1914 में आई थी साथियों, व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। ये साथियों क्या है, ये पुस्तक है किसकी, जेबी वाटसन की। एक साथियों इसकी पुस्तक आती है 1919 में आती है। कब आती है, 1919 में आती है साथियों। 1918 में देखो, 1914 के आसपास 18 में क्या आपको पता है एक विश्व में घटना घट रहे थे। कौन सी, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था साथियों, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बातें करें, अब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक ही चलता है साथियों। 1918 में 1919 में पुस्तक आती है, इस हिसाब से आप याद रख लेना। दूसरी बुक थी ना साथियों, उसका नाम क्या था, उस दूसरी बुक का नाम था साथियों, दूसरी बुक का नाम होता है मनोविज्ञान व्यवहार का दृष्टिकोण। मनोविज्ञान व्यवहार की दृष्टिकोण, ये उनकी पुस्तक है, दृष्टिकोण। किसकी पुस्तक है साथियों, मनोविज्ञान व्यवहार का दृष्टिकोण। और साथियों एक इसकी और तीसरी पुस्तक की बात करूं तो 1924 में आती है साथियों, और उस पुस्तक का नाम था, ये तीसरी पुस्तक है साथियों, तीसरी पुस्तक है साथियों, कौन सी, इस पुस्तक का नाम अगर बात करूं तो तीसरी पुस्तक का नाम देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद। तीसरी पुस्तक का नाम है व्यवहारवाद है। क्या नाम है तीसरी पुस्तक का, व्यवहारवाद नाम है साथियों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है, व्यवहारवाद। और इसी साथियों इसी पुस्तक में, व्यवहारवाद पुस्तक में साथियों क्या है कि व्यवहार
कि खुल करके व्याख्या की गई थी, खुल करके बताया गया था, खुल करके व्याख्या की गई थी, व्याख्या की गई थी। व्यवहार शब्द की खुल करके व्याख्या की गई थी व्यवहारवाद में। ठीक है, एक साथियों इसमें साथियों एक बात और रखना, इसमें एक कथन और देखने को मिलता है कौन सी पुस्तक में, जो जेबी वाटसन का बड़ा प्रचलित कथन है वो देखने को मिलता है। इस व्यवहारवाद पुस्तक का कथन है साथियों, इसमें ये देखने को मिलता है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चा दीजिए। कौन सा कथन है साथियों, वो कथन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। कौन सी तीसरी पुस्तक है साथियों, उसमें देखने को मिलता है व्यवहारवाद में। उसमें लिखा है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चा दीजिए, 1 दर्जन बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए। आप मुझे 1 दर्जन बच्चा दीजिए, मैं उसे मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, अभियंता बना दूंगा, अभियंता अभियंता बना दूंगा और उसे चोर बना दूंगा, चोर बना दूंगा। ऐसा कथन किसका है, बना दूंगा? ये कथन है साथियों किसका? जेबी वॉटसन का कथन है, जॉन ब्रॉडसन वाटसन का कथन है। आप मुझे 1 दर्जन बच्चा दीजिए, मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, अभियंता मतलब इंजीनियर बना दूंगा और मैं उसे चोर बना दूंगा। आप चाहो तो कुछ भी बना सकता हूं। और इसी कथन को साथियों तोड़ मरोड़ की किताबों में पेश किया जाता है। कहते हैं कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं उसे आप कहो चाहे को जो चाहो आप वो बना सकता हूं। ऐसा तोड़ मरोड़ के इसका है जो एक पुस्तकों में वर्णन देखने को मिलता है। हालांकि पूरा जो कथन है ना उसका ये है कि आप मुझे 1 दर्जन बता दीजिए, मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, मैं उसे अभियंता बना दूंगा, मैं उसे चोर बना दूंगा। और इसी को तोड़ मरोड़ के एक इसका नया रूप है साथियों, वो है कि आप मुझे बच्चा दीजिए, मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ, मैं चाहूं तो उसको एक अभियंता एक इंजीनियर भी बना सकता हूँ और मैं चाहूं तो उसे एकदम मतलब आतंकवादी भी बना सकता हूँ, है ना। ऐसा किसका कथन है? ये जेबी वॉटसन का कथन है साथियों। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है, जेबी वॉटसन का कथन। ठीक है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब साथियों देखो आगे की ओर चलते ना, जो व्यवहारवाद है ना, इस व्यवहारवाद में जेबी वाटसन ने साथियों क्या कहा कि व्यवहार के 2 पक्ष बताए उसने। देखो जेबी वाटसन क्या करते हैं कि जो व्यवहारवाद पुस्तक है ना, व्यवहारवाद है ना, इसमें जेबी वाटसन ने क्या बताए हैं? जेबी वाटसन ने व्यवहार के 2 पक्ष बताए, 2 पक्ष बताए। कितने पक्ष बताए? 2 पक्ष बताए। पहला पक्ष बताया था ऋणात्मक पक्ष, सॉरी धनात्मक पक्ष, धनात्मक पक्ष लिखो, धनात्मक पक्ष बताया। और दूसरी अगर बात करूं तो ऋणात्मक पक्ष बताया, ऋणात्मक पक्ष बताया। क्या बताया? ऋणात्मक पक्ष और धनात्मक पक्ष बताया। अब देखो ये धनात्मक पक्ष क्या है, ऋणात्मक पक्ष, इसमें क्या बताया? देखो इस बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो धनात्मक पक्ष है ना साथियों, इसके बारे में देखते हैं। तो धनात्मक पक्ष कहते हैं कि इसको उसने क्या किया, अनुबंधित व्यवहारवाद भी कहा, उसको क्या कहते हैं, अनुबंधित या वर्गीकृत व्यवहारवाद भी कहा। क्या कहा? वर्गीकृत व्यवहारवाद। इसका नाम है वर्गीकृत व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद है, व्यवहार भी कहा और इसको अनुबंधित व्यवहारवाद भी कहा। और इसमें साथियों क्या है कि इसमें साथियों क्या देखने को मिलता है, इसमें पशु और मानव के व्यवहार के बारे में बताया गया है। व्यवहार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? मानव पशु के व्यवहार के बारे में बताया गया। ये है ना, ये साथियों अनुबंधन विधि। ये कौन सी है? अनुबंधन विधि, बंधन विधि। ये क्या होती है अनुबंधन विधि? इसके बारे में साथियों मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, आप क्लास में देखते रहो। अनुबंधन विधि और एक होता है परीक्षण। इस पर उसने क्या दिया? महत्व दिया। इसमें किसमें? इस धनात्मक पक्ष में, यानी वर्गीकृत व्यवहारवाद दिया था ना, यानी इस पक्ष में 2 पक्ष बताए थे व्यवहारवाद में उसने। एक तो धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक। एक उसको कहा जाता है साथियों वर्गीकृत व्यवहारवाद भी कहा जाता है, अनुबंधित व्यवहारवाद भी कहा जाता है। और साथियों इसमें पशु मानव के बारे में बताया गया है और इसमें अनुबंधन विधि और प्रेक्षण विधि को महत्व दिया गया। अब साथियों एक ऋणात्मक पक्ष बताया था, इसको साथियों तात्विक क्या है? तात्विक व्यवहारवाद भी कहा गया है, तात्विक व्यवहारवाद भी कहा जाता है, व्यवहारवाद भी कहा जाता है। किसको? इस ऋणात्मक पक्ष को तात्विक व्यवहारवाद भी कहा जाता है। इसमें साथियों क्या देखने को मिलता है? तो इसमें साथियों जो पीछे है ना, अपने एक तो संरचनावाद पढ़ करके आए थे, अपने संरचनावाद संप्रदाय, और एक साथियों हमने पढ़ा था प्रकार्यवाद।
प्रकार्यवाद संप्रदाय, इस संरचनावाद और प्रकार्यवाद संप्रदाय की अस्वीकृति के बारे में देखने में, इसकी अस्वीकृति के बारे में लिखा गया कि वो कारण क्या थे स्वीकार करने का, अस्वीकृति करने का, इसकी परिभाषाओं को इसका न मानने के कारण क्या थे, किस प्रकार उसकी व्याख्या वो इसमें देखने को मिलती है। और इसमें साथियों ऋणात्मक पक्ष है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है अगर मैं चर्चा करूं तो इसके अंदर एक बात देखने को और मोटा मोटी बात देखने को ये मिलती है कि उसमें आदत मतलब आदत निर्माण के 3 नियम दिए थे। आदत निर्माण के 3 नियम देखने को मिलते हैं। आदत निर्माण के 3 नियम देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से नियम है साथियों, वो देखो। आदत निर्माण के उसने एक तो कहा कि अनुबंधिक निर्माण एक बारंबारता नियम है, एक अभिव्यक्ता का नियम है। अभिव्यक्ता का नियम, बारंबारता का नियम, अनुबंधता का नियम, ये नियम कैसे होते हैं, किस प्रकार नियम होते हैं, इन सबों की है ना एक अलग क्लास है ना जब हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे संप्रदाय। क्योंकि हमारा जो लेवल है ना साथियों शिक्षक भर्ती रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, इसमें साथियों यहां तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इतना गहराई में नहीं जाएंगे। ये तो पीएचडी वालों का काम होता है इतनी गहराई तक जाने का। फर्स्ट ग्रेड में जब सेकंड ग्रेड में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड में साथियों ये इसके बारे में अंदर इसकी गहराई में जाकर के पढ़ाई होती है कि भाई इसके अंदर जो आदत निर्माण के 3 नियम, बारंबारता का नियम कौन सा है, अनुबंधितता का नियम कौन सा है ना, ये क्या है, ऋणात्मक पक्ष है, धनात्मक। यहाँ तो बहुत कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा विस्तृत है साथियों, है ना। जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं ना उसमें इस बातों को पूरा विस्तृतता के साथ बताया। अपना जो रीट लेवल है ना 1 और रीट लेवल 2 है ना, थर्ड ग्रेड भर्ती, इसमें केवल और केवल इसकी ऊपरी ऊपरी की बातों को हमें नॉलेज रखना है कि भाई इस बारे में क्या क्या बताया गया, वो नॉर्मली कहीं से एग्जामर है वो पूछ सकता है, तो इन्हीं के हिसाब से हम उसको बारे में बता रहे हैं। तो साथियों ये आप समझ गए होंगे कि व्यवहारवाद के बारे में, ठीक है। तो ये था साथियों व्यवहारवाद। एक साथियों आपको एक बात बता देता हूं कि ये व्यवहारवाद है ना, ये साथियों ये वातावरण है ना, वातावरण, ये व्यवहारवाद है ना साथियों, ये वातावरण और पर्यावरण पर अधिक महत्व देता है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण और वातावरण पे अधिक महत्व देता है। वातावरण पे अधिक महत्व देने के कारण साथियों इसको क्या कहा जाता है, पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। पर्यावरणवाद संप्रदाय, संप्रदाय किसको कहा जाता है, तो व्यवहारवाद को क्या कहा जाता है, पर्यावरणवाद संप्रदाय। अब मैंने देखो पिछली बार एक अभी अभी लिखी थी, एक लाइन लिखी थी कि व्यवहार को सिखाया जा सकता है। अब सिखाया कैसे, पर्यावरण से मतलब वातावरण में रहता है ना, जिस वातावरण में रहता है जैसा उसका व्यवहार हो जाता है। और व्यवहार ध्यान में रखना कभी भी अनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करता है ना। अनुवांशिकता की गुण है ना जिसके कारण व्यवहार पे डिपेंड नहीं करता है। व्यवहार हमेशा किस पे, पर्यावरण, जैसे माहौल उसको मिल रहा है, जैसा पर्यावरण, जैसा वातावरण, जैसा इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है ना, उसी के हिसाब से बालक का व्यवहार तैयार होता है। और उसी के हिसाब से बालक क्या करता है, उद्दीपक का मतलब बनाता है। उसी के हिसाब से उद्दीपक के प्रति फिर बालक क्या करना शुरू करता है, अनुक्रिया को करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार उनका लक्ष्य बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक का जो पर्यावरण, आसपास का जो वातावरण, माहौल, इन्वायरमेंट है ना, वो अगर अच्छा मिलता है तो वो बालक एक अच्छे बालक के मतलब बनने की संभावना ज्यादा अच्छी रहती है। और बालक को मतलब एक तरीके से ना अपन बात करें कि मंद बुद्धि बालक कैसे होते हैं, उसके बारे में जब अपन पढ़ेंगे ना, बालकों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तब हम जानेंगे कि भी बालक किस तरह से मतलब उसका भविष्यवाणी की जा सकती है। उसके हिसाब से हम जब मनोविज्ञान का आगे की ओर अध्ययन करेंगे तो उसमें विस्तृत तरीका से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों देखो, अब आप समझ गए कि व्यवहारवाद को क्या कहा जाता है, पर्यावरणवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ये उसका उपनाम था साथियों। अब देखो आगे की ओर पढ़ते हैं। ये तो साथियों व्यवहारवाद था, है ना। पहले हमने पढ़ा संरचनावाद, फिर हमने पढ़ा कार्यवाद, प्रकार्यवाद, फिर हमने पढ़ा व्यवहारवाद। अब देखो आगे की ओर पढ़ते हैं। अब व्यवहारवाद के बाद हम पढ़ते हैं गेस्टाल्टवाद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, गेस्टाल्टवाद। तो मनोविज्ञान के 4 नंबर पे संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय में 4 नंबर पे संप्रदाय है वो गेस्टाल्टवाद। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे साथियों, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। अब देखो ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है ना, इसकी स्थापना की बात कर लेता हूं साथियों। सबसे पहले स्थापना की बात कर लेता हूं। स्थापना कब होती है, तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना 1912 में होती है और व्यवहारवाद संप्रदाय 1913 में आता है। और जो प्रकार्यवाद, कार्यवाद संप्रदाय ना साथियों वो 1895 में आता है। और जो पीछे जो हमने पढ़ा था ना संरचनावाद, पहला संप्रदाय है मनोविज्ञान में, वो साथियों कब आता है, वो 1890 में आता है। ये ध्यान रखना, आप थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कर्म याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, इसको समग्रवाद भी कहा जाता है। समग्रवाद संप्रदाय, समग्रवाद संप्रदाय,
समग्रवाद संप्रदाय भी कहते हैं। अब देखो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय ये किसने दिया था, इसका जो प्रतिपादक था वो कौन थे, यानी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक है ना साथियों, वो किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है मैक्स वर्दीमर को। मैक्स वर्दीमर को माना जाता है, वर्दीमर को। ये मैक्स वर्दीमर को माना जाता है किसका, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्ट शब्द है ना साथियों, ये ध्यान में रखना। देखो ये जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्टवाद। देखो ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की मतलब इसकी जो बात करें कि समर्थनकर्ता कौन हुआ करते थे। समर्थनकर्ता की अगर मैं बात करूं तो साथियों कोहलर हुआ करते थे। एक मनोवैज्ञानिक थे साथियों कोहलर, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, कोहलर का सिद्धांत है ना। और एक साथियों हुआ करते थे कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे कुर्ट लेविन कोहलर, एक कोफ का या कोप को, एक ही बात है साथियों। ये मनोवैज्ञानिक देखो इसके बारे में, ये सभी के सभी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, यानी समग्रवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद में गेस्टाल्ट शब्द है ना, इसकी गेस्टाल्ट शब्द है ना, गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट शब्द साथियों जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद शब्द जर्मन भाषा का शब्द है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, समग्र, सभी को लेकर। यानी तो ये क्या है कि पूर्ण से, ये क्या करता है, अंश से पूर्ण की ओर चलता है। ये क्या करता है, अंश से पूर्ण की ओर लेकर जाता है, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण की ओर लेकर जाता है, अंश से पूर्ण की ओर लेकर के जाता है। ये ध्यान में रखना आप इस बात को मोटा मोटी। अब एक बात देखो, ये क्या करता है कि ये दोनों चीजों, ये तो साथियों गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञानिक है, ये तो एक तो चेतना को विज्ञान को भी मानते हैं और व्यवहार को विज्ञान को भी मानते हैं। इसलिए साथियों ये सभी बातों को, विचारधाराओं को साथ लेकर के चलते हैं, है ना। चेतना को भी विज्ञान को मानते हैं और व्यवहार के विज्ञान को मानते हैं। अब जब दोनों विज्ञान को मानते हैं, यानी समग्र चीजों को साथ में लेकर के चलते हैं, चिंतन को लेकर के चल रहे हैं, मनन को लेकर के चल रहे हैं, सोच को लेकर के चल रहे हैं, तो साथियों गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है ना, ये चिंतन और चेतना के विज्ञान को, व्यवहार के विज्ञान को, सभी चीजों को साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समग्रवाद संप्रदाय इसका नाम पड़ गया था साथियों। ठीक है, अब आप समझ गए, अंश से पूर्ण क्यों ले जाके, यानी ये प्रत्यक्षीकरण है ना, उस पे मतलब और अनुभव पर सबसे ज्यादा बल देता है। किस पे देता है, ये प्रत्यक्षीकरण और अनुभव पर सबसे ज्यादा बल देता है। अब प्रश्न कहीं ये आ जाए कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय सर्वाधिक महत्व किस चीज पर देता है, तो प्रत्यक्षीकरण और अनुभव पर सबसे ज्यादा बल देता है। ये आप समझ गए होंगे इस बात को, आप गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान। अब देखो अगले अगले जो मनोविज्ञान के संप्रदाय है ना, उनकी चर्चा करते हैं। देखो हमने 4 पढ़ लिए हैं। देखो सबसे पहले पढ़ लिया था संरचनावाद, फिर हमने प्रकार्यवाद पढ़ा जो कि विलियम जेम्स का था, फिर व्यवहारवाद जेबी वॉटसन का, फिर गेस्टाल्टवाद मैक्स वर्दीमर का, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों 5 नंबर पे, उसका नाम है साथियों संज्ञानवाद। संज्ञानवाद समझने जा रहे हैं, संज्ञानवाद संप्रदाय, संज्ञानवाद संप्रदाय पढ़ने जा रहे हैं। अब संज्ञानवाद संप्रदाय ना साथियों, इसका जो प्रतिपादक की बात करेंगे सर्वप्रथम, तो इसका जो प्रतिपादक कौन हुआ करता, प्रतिपादक की अगर मैं बात करूं तो इसके प्रतिपादक हुआ करते थे साथियों जीन पियाजे। क्या नाम था साथियों, जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे हुआ करते थे। क्या नाम हुआ करता था, जीन पियाजे हुआ करते थे। जीन पियाजे का हम आगे पढ़ेंगे संज्ञानवाद, संज्ञानवाद का संज्ञानवाद सिद्धांत पढ़ेंगे, संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में जीन पियाजे के। ठीक है, और इसके बाद का समर्थन किस किसने किया तो उसके बारे में देख लें। समर्थनकर्ता, समर्थनकर्ता कौन कौन थे उन व्यक्तियों की अगर मैं नामों की चर्चा यहाँ पे करना चाहूं तो साथियों जीन पियाजे के साथ नामों की पता करूं तो जेरोम बुनर, जेरोम बुनर, बुनर, और एक साथियों वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की, ठीक है, और साथियों कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन। ये सभी के सभी मनोवैज्ञानिक क्या है, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। जेरोम बुनर है, वाइगोत्स्की है, कुर्ट लेविन है। अब साथियों जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम सभी के सभी, जब हम बाल विकास पढ़ेंगे ना साथियों, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, संज्ञानवाद के बारे में, यानी अपन जब संवेगों के बारे में पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम संज्ञानवाद में मनोवैज्ञानिकों के भी सिद्धांत पढ़ेंगे कि भाई जेरोम बुनर का सिद्धांत है ना। जेरोम बुनर ने अवस्थाएं कितनी बताई है ना, कितनी प्रकार की अवस्थाओं में बांटा है, 4 प्रकार की कौन कौन सी अवस्थाएं, किसकी क्या एज है, क्या क्या नाम है, इनको सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
वाइगोत्स्की है, कुर्ट लेविन, इन सभी के सिद्धांत है साथियों। अलग अलग सिद्धांतों के बारे में हम आगे आगे धीरे धीरे जब अधिगम का टॉपिक है या फिर जब विकास का टॉपिक है, इन सभी की व्यवस्थाओं को, जब बाल विकास का आगे टॉपिक है ना, मनोविज्ञान को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कवर करते जाएंगे। तो यहाँ तो इतना इतना ध्यान रखो कि संज्ञानवाद संप्रदाय किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। समर्थन किसने किया? जीन पियाजे ने दिया था। जेरोम ब्रूनर इसके समर्थन करता थे, वाइगोत्स्की और कुर्ट लेविन इसके समर्थन करता हुआ करते थे साथियों। ये संज्ञानवाद देखो, इसमें क्या है कि इसमें मनन है, चिंतन है, सोच है ना, विचार है, इन सभी बातों को क्या करता है? महत्व देता है। ये किसको किसको महत्व देता है? संज्ञानवादी संप्रदाय मनन को, चिंतन को, सोच को, विचारों को, इन सभी को क्या करता है? संज्ञानवादी महत्व देता है ना। ठीक है, एक बात देखो, एक बात इसमें ध्यान रखना है कि संज्ञानवादी संप्रदाय है ना साथियों, इस संज्ञानवादी संप्रदाय में मन की तुलना की गई है कंप्यूटर से। मन की तुलना, मनन नहीं, मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है, कंप्यूटर से की गई है। ये ध्यान रखना आप, मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। किस संप्रदाय में की गई है? तो संज्ञानवाद संप्रदाय ने की, संज्ञानवादी संप्रदाय है जो जीन पियाजे का, उसमें की गई है। अब देखो यहां तक तो आप भी समझ गए होंगे कि क्या बात है ना, संप्रदाय है उनके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे की तरफ लेकर के चलते हैं स्टोरी, आगे की तरफ स्टोरी चलते हैं। तो देखो हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं साथियों, तकरीबन 1 घंटा हो गया है ना क्लास, है ना। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अगला जो संप्रदाय आता है ना 6 नंबर के, उसमें पढ़ेंगे साथियों जो सभी संप्रदाय को मतलब आलोचना करता है, उस संप्रदाय का नाम है साथियों 6 नंबर की बात कर रहा हूँ। 6 नंबर पे जो संप्रदाय आता है उसका नाम है मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय। अब ये मानवतावाद संप्रदाय क्या है भाई साहब, हमें इस बात को समझना है। अब मानवतावाद संप्रदाय किसने दिया था? तो मानवतावाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे? प्रतिपादक, मानवतावाद संप्रदाय के प्रतिपादक। तो मानवतावाद संप्रदाय ने इसके प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद संप्रदाय के प्रतिपादक साथियों अब्राहम मेस्लो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अब्राहम मेस्लो को। अब्राहम मेस्लो को माना जाता है, मेस्लो को इसका प्रतिपादक माना जाता है, अब्राहम मेस्लो को माना जाता है। अब इसका जो समर्थन करता वो कौन कौन थे? समर्थनकर्ता कौन कौन हुआ करते थे उसकी चर्चा करते हैं। तो समर्थनकर्ता साथियों हुआ करते थे, एक तो साथियों ऑल पार्ट, ठीक है, और एक साथियों कार्ल रोजर्स। ये दोनों वैज्ञानिकों ने क्या मानवतावाद संप्रदाय का क्या किया था? समर्थन किया था। अब्राहम मेस्लो। अब साथियों अब्राहम मेस्लो क्या कहते हैं? अब्राहम मेस्लो इस संप्रदाय में ये कहते हैं, अब्राहम मेस्लो कहते हैं कि मानव की स्वतंत्रता, आत्मानुभूति पर बल दिया, आत्मानुभूति के व्यवहार पर बल देता है। और साथियों ये क्या, आत्मानुभूति की और मानवता की स्वतंत्रता पर, आत्मानुभूति पर बल देता है। ठीक है, ये साथियों मानव के स्वभाव को क्या बताया इसने? धनात्मक बताया। मानव स्वभाव को क्या बताया? स्वभाव को धनात्मक बताया। धनात्मक प्रश्न आ जाता है कि मानव स्वभाव को धनात्मक कौन से संप्रदाय ने बताया? तो भाई मानवतावाद संप्रदाय ने बताया। और साथियों मानवतावाद ये मांग का सिद्धांत है ना, ये जो अब्राहम मेस्लो है साथियों, ये मानवतावाद और आशावादी और आशावाद का और मानवतावाद का जनक माना जाता है। किसको? अब्राहम मेस्लो को। आशावाद और मानवतावाद आशावाद और मानवतावाद का जनक माना जाता है। किसको? अब्राहम मेस्लो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अब्राहम मेस्लो को आशावाद और मानवतावाद का जनक माना जाता है साथियों। अब देखो ये जो अब्राहम मेस्लो है ना साथियों, ये क्या कहते हैं? अब्राहम मेस्लो ये कहते हैं कि देखो ये तो उसने क्या है, संरचना, उसने कहा कि संरचना है, चेतना के कार्य, ठीक है, और उसने चेतना के कार्य, व्यवहार है, ठीक है, संज्ञान है, ठीक है, और समग्रता, इन सब की क्या है? समग्रता को छोड़ो तुम। उसने ये कहा कि इन सब को छोड़ो और तुम मानव की मांगों की पर ध्यान दो, मानव की
आवश्यकताओं पर ध्यान दो, आवश्यकताओं पर ध्यान दो, आवश्यकताओं के बारे में बताएं। इन सबको छोड़ो, भाई क्या है कि संरचना है, चेतना है ना, व्यवहार है, संज्ञान है, इन सब को छोड़ो, ये कोई काम की नहीं। इससे पहले आप लोगों को मानव की आवश्यकताओं को समझना होगा। ऐसा किसने कहा? अब्राहम मैस्लो ने कहा, जो मानवतावाद का सिद्धांत दिया था। और साथियों, अब्राहम मैस्लो को मांग का सिद्धांत भी दिया था और आवश्यकता का सिद्धांत भी दिया था। और अब्राहम मैस्लो ने साथियों क्या किया कि मानव की 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं। उन 5 प्रकार की आवश्यकताओं को मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं साथियों। देखो, अब्राहम मैस्लो ने मानव की कितनी प्रकार की मांगे बताई? 5 प्रकार की मांगे बताई, 5 प्रकार की मांग बताई। अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार की मांगे बताई? 5 प्रकार की मांगे बताई। देखो, मैं एक पिरामिड बनाता हूं, ये पिरामिड कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, उसी प्रकार आपको बनाना है। ये पिरामिड है साथियों, इसमें सबसे ऊपर आती है वो है आत्मानुभूति की मांग। आत्मानुभूति की मांग, ये क्या होती है? देखो, अभी बताएंगे आपको। आत्मानुभूति की मांग, और फिर आती है साथियों आत्मा, नीचे से चलो, शारीरिक मांग, शारीरिक और दैहिक मांग बोल सकते हैं आप, दैहिक मांग, ठीक है। और फिर इसके बाद होती है साथियों शारीरिक सुरक्षा की मांग, सुरक्षा की मांग। और फिर साथियों यहाँ पे आप रखना समाज की मांग, समाज की मांग, ठीक है। और फिर साथियों शारीरिक या दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, और साथियों मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सम्मान की मांग, सम्मान की मांग। देखो, अब देखो, इसको बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये तो देखो यहां तक, यहां तक और यहां तक और यहां तक, ये तो देखो पहले नंबर पे हो गई, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, ये 5 नंबर की मांग हो गई। 5 मांगे हो गई साथियों इनकी। देखो, पहली मांग कौन सी है? शारीरिक व दैहिक मांग 1 नंबर, सुरक्षा की मांग 2 नंबर, सम्मान की मांग 3 नंबर, समाज की मांग 3 नंबर, और सम्मान की मांग 4 नंबर, और आत्मानुभूति की मांग 5 नंबर। ये 5 प्रकार की मानव की आवश्यकता होती है। आवश्यकता या मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने कहा दिया था, जिसमें उसने क्या दिया कि मानव की 5 प्रकार की मांगों का वर्णन करते हैं। कि कहते हैं कि पहले मानव क्या करता है? शारीरिक या दैहिक मांग करता है। मानव की आवश्यकता या मांग कभी पूरी नहीं हो पाती है। पहले मानव क्या करता है? देखो, पहले शारीरिक मांग, शारीरिक मांग कौन कौन सी होती है? जैसे रोटी है, भोजन है ना, ये सभी की सभी क्या है कि भोजन है, रोटी, ये क्या है कि शारीरिक मांग है। जब मानव को भूख लगती है तो मानव को क्या है? शारीरिक मांग की आवश्यकता होती है। कहता है कि हे भगवान, मुझे ना 2 वक्त की खाना दीजिए। अब 2 वक्त का खाना मिल जाता है उसको, ठीक है, रोटी मिल गई, उसका भोजन मिल गया ना, तो उसकी शारीरिक मांग पूरी हो जाती है। अब शारीरिक मांग जैसे ही पूरी हो जाती है ना, तो वो तुरंत क्या करता है? सुरक्षा की मांग करता है। कहता है, सुरक्षा के रूप में कहता है कि मुझे कपड़ा दीजिए, मुझे मकान की आवश्यकता है, ताकि मैं उसमें रहूं तो मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, तूफान आंधी से बचा जा सकता है। यानी तुरंत उसकी दूसरी मांग शुरू हो गई। पहले रोटी मिली, फिर कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, है ना, इसलिए सुरक्षा की मांग पूरी हो गई। फिर जैसे सभी पूरी होती है ना, रोटी मिल जाती है, कपड़ा, मकान, ये तीनों मांगे पूरी हो जाती है। यानी मांगने के बाद वो क्या करता है? मुझे समाज की होगा। अब मुझे क्या है कि मकान भी मिल गया, रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मकान भी मिल गया। अब मेरे पास क्या होना चाहिए? समाज होना चाहिए। मेरा खुद का क्या होना चाहिए? समाज होना। अब उसको फिर मांग करता है समाज की। तब फिर क्या करता है? घर में रहेगा तो समाज और बन जाएगा। फिर उसका क्या कहते हैं? समाज की जो मांग है ना, समाज की जो मांग है वो भी पूरी हो जाती है। अब जैसे साथियों समाज की, इंसान की मांग पूरी होती है ना, उसका समाज बन जाता है। फिर कहता है कि समाज में मुझे सम्मान मिले, मुझे थोड़ी प्रतिष्ठा मिले, मेरा आदर हो, मेरा सम्मान हो। यानी उसकी मांग क्या है? इंसान की मांग लगातार क्या बढ़ती जा रही है। पहले क्या करता है? रोटी की मांग करता है, यानी शारीरिक यानी दैहिक मांग की शुरुआत करता है। अब जैसे ये पूरी होती है तो वो कपड़ा मांग लेता है, मकान यानी सुरक्षा के लिए मांग कर देता है। फिर ये पूरी होती है तो वो कहता है कि मुझे समाज का आवश्यकता है, तो मतलब समाज की मांग। ये पूरी होने के बाद वो कहता है कि समाज में मुझे थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, इसलिए सम्मान की मांग पूरी कर लेता है। अब ये सब मिलने के बाद व्यक्ति क्या करता है कि मुझे आत्मानुभूति की मांग प्राप्त हो। आत्मानुभूति की क्या होता है? देखो, आत्मानुभूति की मांग होती है कि आत्मा का मिलन मुझे, देखो, सब कुछ प्राप्त होने के बाद व्यक्ति क्या करता है
कि मुझे अब देखो रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, परिवार मिल गया, सम्मान मिल गया। अब मुझे क्या है कि सीधा सीधा आत्मा से मिलन हो जाए, मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, है ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आत्मा अनुभूति की मांग उसे कहते हैं कि आत्मा का मिलन परमात्मा से होने के बाद जब मोक्ष मिलता है ना, उसे आत्मा अनुभूति की मांग कहते हैं। दुनिया में आपको एक बात बताऊंगे साथियों, कि दुनिया में क्या है कि 5% लोग है ना, कितने परसेंट, 5% लोग क्या करते हैं, आत्मा अनुभूति की मांग तक पहुंचते हैं, आत्मा अनुभूति की मांग को ही स्वीकार करवाते हैं, उसकी मांग होती है। बाकी 95% लोग है ना दुनिया में, 95% लोग होते हैं वो इन 4 मांगों के पीछे भागते भागते अपने जीवन का निर्वहन करके यहीं पे अपना जीवन है जो खत्म कर लेते हैं। भगवान आत्मा परमात्मा उसका कोई लेना देना नहीं है, वो भागते भागते मर जाते हैं, है ना। तो वो क्या, देखो दुनिया में मात्र 5% आदमी होते हैं ना, वो आत्मा अनुभूति की मांग के लिए लेकर के मतलब बड़े कि भाई मुझे परमात्मा से भगवान मिलना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था में क्या करते हैं कि वो घर बार छोड़ करके बस कहीं घर से बाहर जाकर के किसी बड़े जंगल में अपनी तपस्या भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करने जाते हैं ताकि उसको परमात्मा में मिलन हो जाए, उसकी मोक्ष हो जाए, ऐसी उनका मानना है। तो वो आत्मा अनुभूति की मांग करने लग जाते हैं इंसान। तो इंसान की मांगे क्या है कि जीवन भर कभी खत्म नहीं होती है। अब देखो क्या होता है कि जैसे अपन क्या है कि अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, 3rd ग्रेड बनने की, जैसे हमारा क्या है कि रिट होगा और हमारा जो सिलेक्शन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई हम चाहेंगे कि हम 2nd ग्रेड लगे, है ना। जैसे भर्ती आएगी 2nd ग्रेड, हम तुरंत 2nd ग्रेड में, अब 2nd ग्रेड में बनने के बाद हम क्या करेंगे, यार इसमें तो पैसे कम है ना, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा पद और ऊंचा, फिर 1st ग्रेड पे चले जाते हैं। अब 1st ग्रेड लगने के बाद क्या कहते हैं, यार अब कॉलेज लेक्चरर बन जाए, है ना। फिर ऐसे ऐसे हमारी मांगे बढ़ती जाती हैं, फिर कहते हैं यार अब तो हमें आरएस बनना चाहिए, हमें समाज को जरूरत है, हमें समाज को सेवा करनी है ना। फिर आरएस बनने के बाद व्यक्ति, मांग कभी खत्म नहीं होती, जीवन भर साथियों चलती रहती है। ये मांग का सिद्धांत है ना, ये आवश्यकता, ये मांग का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मेस्लो ने दिया था साथियों। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखो इसका कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न कैसे उठता है, तो प्रश्न इस प्रकार उठता है कि ये जो अब्राहम मेस्लो है ना, उसकी मांगों को लेकर के क्रम पूछ लिया जाता है, उसकी मांगों का क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले शारीरिक व दैहिक मांग आती है, फिर सुरक्षा की मांग आती है, फिर समाज की मांग आती है, फिर सम्मान की मांग आती है, और फिर आत्मानुभूति की मांग आती है। अब पूछ लिया जाए कि 3 नंबर पे कौन सी मांग है, तो ये पिरामिड नीचे से चलेगा साहब, देखना नीचे इस तरफ है। तो 1 नंबर पे शारीरिक मांग है। इसके क्रम को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, देखो वो ट्रिक भी आपको काम आएगी। ट्रिक बता देता हूं इसके क्रम को याद रखने के लिए। ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक इस प्रकार से आपको याद रखनी है। ट्रिक है देखो इस प्रकार, ट्रिक है, सासू समाज में रहती है, सासू सासू समाज में रहती है, बहुएं बहुएं सम्मान करती हैं, तब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। तब आत्मा का मिलन किससे होता है, परमात्मा से होता है। कि सासू समाज में रहती है, सा का मतलब, इस सा का मतलब है शारीरिक मांग, और फिर साथियों इस सा का मतलब सासू, सू मतलब यहाँ पे सुरक्षा की मांग, ठीक है, और समाज मतलब है समाज की मांग। तो देखो 1 नंबर पे शारीरिक मांग आ जाएगी, 2 नंबर पे सुरक्षा की मांग आ जाएगी, 3 नंबर पे समाज की मांग आ जाएगी, ठीक है। सासू समाज में रहती है, बहुएं सम्मान देती है, फिर ये आ गई चौथी, सम्मान की मांग आ गई, बहुएं सम्मान करती हैं, फिर आत्मा का मिलन परमात्मा से, तो कौन सी होगी, आत्मानुभूति की मांग। तो 5 नंबर पे ये कर्म आप इसको हिसाब से याद रख सकते हैं। ट्रिक है, सासू समाज में रहती है, बहुएं सम्मान करती हैं, तब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये था मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया। और साथियों अब्राहम मेस्लो के जो सिद्धांत थे, आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, उसके बारे में हमने पढ़ा। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो हमने पहले पढ़ा था संरचनावाद, फिर पढ़ा था प्रकार्यवाद, फिर पढ़ा था व्यवहारवाद, और फिर पढ़ा था गेस्टाल्टवाद, और फिर पढ़ा था संज्ञानवाद, और फिर पढ़ा था मानवतावाद। और साथियों अब अपन है ना 7 नंबर पे कर्म पढ़ने जा रहे हैं। 7 मनोविज्ञान के संप्रदाय में 7 नंबर पे पढ़ेंगे साथियों। 7 नंबर की बात कर रहा हूं, उस 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे साथियों प्रेरकीयवाद। कौन सा, प्रेरकीयवाद, प्रेरकीयवाद संप्रदाय। जल्दी जल्दी देखो, संप्रदाय, प्रेरकीयवाद संप्रदाय। अब प्रेरकीयवाद संप्रदाय थे ना, इसके प्रतिपादक कौन हुआ करते थे, प्रेरकीयवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे। तो प्रेरकीयवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे, तो वो भी आपको पता है। प्रेरकीयवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हुआ करते थे साथियों
प्रेरकीयवाद संप्रदाय के विलियम मैकडूगल, देखो मैकडूगल हुआ करते थे। और साथियों देखो विलियम मैकडूगल है ना, इस संप्रदाय प्रेरकीयवाद संप्रदाय के क्या हुआ करते थे, प्रतिपादक हुआ करते थे। विलियम मैकडूगल इस संप्रदाय में साथियों 14 प्रकार के संवेगों का उल्लेख करते हैं भी। 14 प्रकार के संवेगों, जल्दी जल्दी पढ़ने जा रहे हैं साथियों, इंपॉर्टेंट नहीं इतना, आपको ध्यान रखना है कि प्रेरकीयवाद संप्रदाय विलियम मैकडूगल ने दिया था 14 प्रकार के संवेगों का संवेग है ना, 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, कौन सी मूल प्रवृत्ति किस प्रकार संवेग के साथ जुड़ी होती है, कब संवेग उत्पन्न होता है तब मूल प्रवृत्ति है ना, इस प्रकार की जब आगे है ना संज्ञान जो संवेगात्मक पढ़ेंगे ना, संवेग पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगा मैं आपको। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग दिए थे, मूल प्रवृत्तियां बताई थी, कौन सी मूल प्रवृत्ति किस संवेग पर निर्भर करती है, किस प्रकार है, ये सभी के सभी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो ये तो आपको ध्यान में रखना है। और 8 नंबर पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 8 नंबर पे जो संप्रदाय आता है ना उसका नाम है साथियों सहचार्यवाद संप्रदाय। अब ये देखो ये सहचार्यवाद संप्रदाय किसने दिया था, इसका प्रतिपादक की अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो सहचार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक, सहचार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे, तो सहचार्यवाद प्रतिपादक संप्रदाय के प्रतिपादक हुआ करते थे साथियों जॉन लॉक। कौन हुआ करते थे, जॉन लॉक हुआ करते थे। और साथियों ये किस पे बल देता है, ये साथियों अनुभव पर बल देता है, अनुभव पर बल देता है, इतना ध्यान रखना है कि अनुभव पर कौन सा संप्रदाय बल देता है, तो सहचार्यवाद संप्रदाय बल देता है ना। जैसे साथियों हम आपको बता रहे हैं, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं अध्यापक बनने के लिए, तो हमने बीएसटीसी की थी या बीएड की थी, है ना। तो हमने क्या किया, पहले अनुभव प्राप्त किया, प्रशिक्षण किया, प्रशिक्षण से हमें अनुभव प्राप्त हुआ, है ना। प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त होता तभी तो हम क्या करते हैं साथियों, यानी करके सीखने पर बल देता है, सीधी सी बात आपको करके सीखने पर बल देता है। और करके सीखने का सिद्धांत भी किसका, जॉन लॉक का सिद्धांत है, ठीक है। और सहचार्यवाद संप्रदाय ये साथियों आपको पता होना चाहिए। अब हमने देखो संप्रदाय कितने पढ़े, पहला पढ़ा संरचनावाद जो कि विलियम वुड लेकर के आए थे, दूसरा हमने पढ़ा था जो प्रकार्यवाद, तीसरा व्यवहारवाद, फिर गेस्टाल्टवाद, फिर संज्ञानवाद, फिर मानवतावाद और फिर प्रेरकीयवाद, और फिर हमने पढ़ा था जो सहचार्यवाद। अब हम मनोविज्ञान में 9 नंबर पे जो संप्रदाय पढ़ रहे हैं साथियों उसका नाम क्या है वो ध्यान में रखना। 9 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ये पढ़ेंगे। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय देखो क्या है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रतिपादक कौन हुआ करते थे इसके, तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय जो प्रतिपादक है ना साथियों वो हुआ करते थे सिगमंड फ्राइड। क्या नाम था, सिगमंड फ्राइड हुआ करते थे। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड के बारे में साथियों मैं बात करूं तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के निकट वियना के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, वियना के। सिगमंड फ्राइड का साथियों जन्म है ना 6 मई 1589 में हुआ था फाइबर्ग में, ठीक है साथियों, फाइबर्ग में। उस समय ये यहूदी परिवार से बिलोंग करते हैं। कहां से, यहूदी परिवार में बिलोंग करते हैं, यहूदी परिवार से बिलोंग करते हैं। कौन, ये सिगमंड फ्राइड। अब साथियों ये यहूदी परिवार में उस समय क्या हुआ करता था कि यहूदी परिवार पर अत्याचार हो रहा था, और अत्याचार होने के कारण साथियों उसके जो सिगमंड फ्राइड के जो माता पिता हुआ करते हैं ना साथियों उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के कारण साथियों सिगमंड फ्राइड का जो लालन पालन है, जो पालन पोषण है ना, वो एक अनाथालय में किया जाता है। और साथियों ये इसका लालन पालन या पालन पोषण अनाथ में होता है, ये वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर जाकर के साथियों ये बड़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक हिस्ट्रिया नामक बीमारी के क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। एक बीमारी के क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। और पागलों पर भी क्या करते हैं, पागलों का इलाज करना शुरू करते हैं। अब साथियों ये पागलों का इलाज करना शुरू कर देते हैं ना, तो इसके बाद क्या करते हैं, ये फिर कहाँ आ जाते हैं, पेंसी नगर में आ जाते हैं। पेंसी नगर में आ जाते हैं। पेंसी नगर साथियों पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में आ जाते हैं। पेरिस फ्रांस की क्या है साथियों, राजधानी है। फ्रांस की क्या है, राजधानी है। पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। अब साथियों ये यहाँ पे पागलों का इलाज करने, पागलों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है साथियों, पागलों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पे, पागलों का सबसे विश्व में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पे, पेंसी नगर में, पेरिस में स्थित है साथियों। और भारत में अगर बात करूं तो पागलों का सबसे इलाज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बात करूं तो आगरा में है साथियों। भारत में कहाँ है, भारत की मैं बात करूं पागलों का तो आगरा में। आगरा में आपको पता है क्या, ताजमहल है। मोहब्बत की भी सबसे बड़ी निशानी कहाँ पर स्थित है, भारत के अंदर
आगरा में है ताजमहल साथियों, और वहीं पे पागलों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कहाँ पे, आगरा में, ठीक है। अब देखो ये पेंसी नगर आ जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, ये पागलों का इलाज करते हैं। पागलों का इलाज करते हैं तो ये पागलों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं, है ना, पागलों का इंटरव्यू करते हैं, पागलों का साक्षात्कार करते हैं। अब जब पागलों का साक्षात्कार सिगमंड फ्राइड करते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो उसके सामने कई ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं। इन जवाबों को सुनकर के सिगमंड फ्राइड क्या करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार क्या मैटर है, देखो ये पागल भी जवाब दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ साथियों, इन सिगमंड फ्राइड ने एक पागल से पूछा, पागल से ये पूछा कि भाई साहब आप पागल क्यों हो, पागल से पूछा कि आप पागल क्यों हो, तो पागल ने कहा भाई साहब मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है। अब साथियों ऐसे प्रश्नों का जवाब सुनकर के सिगमंड फ्राइड ही पागल होंगे ना। अब देखो ये सिगमंड फ्राइड ऐसे प्रश्नों का जवाब सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए कि यार साहब मैंने इसको ये पूछा कि आप पागल क्यों हो, और पागल का मतलब है पागल का मस्तिष्क काम में खराब, मस्तिष्क खत्म हो जाता है, मस्तिष्क काम में नहीं करता है, लेकिन फिर भी इनके मन में ये से विचार कहां से आ रहे हैं, इस प्रकार के उत्तर ये क्वेश्चन में ये जो जो प्रश्न किया उसका उत्तर कैसे दे रहा है, बड़ा अजीब प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ऐसे तो कोई साधारण आदमी भी उत्तर नहीं दे सकता, ये तो पागल है फिर भी इस प्रकार उत्तर दे रहा है। तो इसके मन में क्या हुआ कि इस बात पे विश्लेषण करना शुरू करते हैं साथियों। ऐसे विचारों का संग्रहण करने के बाद ये एक क्या करते हैं, इस विचारों का एक, इसके विचारों से फिर एक वाद निकलता है ना, और ये मन के साथियों 3 भागों में बांटते हैं। और तब से साथियों मन के 3 भाग बताते हैं कौन, ये सिगमंड फ्राइड, और इसके विचारों से एक वाद निकलता है जिसको कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद। और साथियों इसके विचारों से जो वाद निकलता है मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। इसने क्या किया कि फिर 3 प्रकार के व्यक्ति का मन बताया, जैसे ये मानव है, ठीक है, ये मानव है, ठीक है, ये इसके पास मस्तिष्क है, ठीक है साथियों, ये इसकी आंख है, ये इसकी नाक है, ठीक है। देखो इसके पास 3 प्रकार के मन बताए उसने, मन के 3 भाग बताए। कौन कौन से बताए, तो मन के 3 भाग कौन कौन से बताए, देखो तो उसने मन के 3 भाग बताए। एक तो चेतन मन, और साथियों एक तो बताया उसने अचेतन मन, और एक अर्ध चेतन मन, और साथियों एक बताया उसने चेतन मन। इस मस्तिष्क के 3 भाग बता दिए उसने, ठीक है, चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन। किसने बताया, सिगमंड फ्राइड ने बताए थे साथियों। ध्यान रखना सिगमंड फ्राइड ने कितने प्रकार के मन बताए, 3 प्रकार के मन बताए। अब साथियों इन चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। देखो साथियों अब देखो ये जो सिगमंड फ्राइड थे ना, इन 3 प्रकार के मन बताए, और उसने सर्वाधिक महत्व किस मन को दिया, तो सर्वाधिक महत्व अचेतन मन को उसने सर्वाधिक महत्व दिया। अचेतन मन पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया किसने, सिगमंड फ्राइड ने, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको बताया, इस अचेतन मन को बताया। अब साथियों ये क्या करता है, ये क्यों क्या बताया उसने, देखो देखो जैसे मैं एक डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये इस प्रकार का एक डायग्राम है, देखो ये, ठीक है, इस प्रकार का एक डायग्राम है, ठीक, इस प्रकार। अब यहां पे देखो है अचेतन मन, यानी अचेतन मन, ठीक है, और साथियों यहां पे है अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन, जिसको आप साथियों क्या बोल सकते हो, अवचेतन मन भी बोल सकते हो, अवचेतन मन, ठीक है। और यहां पे साथियों क्या है, यहां पे चेतन मन, देखो चेतन मन। अब साथियों इसने शाब्दिक महत्व इस अचेतन मन को दिया। मन के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए, कौन से, अचेतन मन, चेतन मन और अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड, हाफ कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब देखो अचेतन मन के बारे में उसने कहा कि मनुष्य के अंदर जितने भी मतलब दमित इच्छाएं होती हैं, जितने भी भावना होती हैं, जितने भी संवेग होते हैं, जितने भी विचार होते हैं, वो सभी के सभी इस अचेतन मन में आते हैं, है ना। यानी किस किस को क्या क्या बताया उसने, भावना, भावना, ठीक है, संवेग, संवेग, जितने भी संवेग होते हैं इसे अचेतन मन में उत्पन्न होते हैं। दमित इच्छा, दमित इच्छा क्या होती है, दमित इच्छा, ठीक है, और यौन ऊर्जा, ठीक है, यौन ऊर्जा, ठीक है साथियों। और साथियों नैतिकता, नैतिकता का नियम, सामाजिकता के गुण जिस बालक में पाए जाते हैं, सभी के सभी क्या है कि इस अचेतन मन में पाया जाता है। ये कहा कि एक मनुष्य के अंदर 90% होता है, कितना बताया उसने, 90% पाया जाता है। और साथियों जो अचेतन मन होता है ये 10% होता है, कितना होता है, ये 10% होता है। भावना, संवेग, दमित इच्छा, दमित इच्छा क्या होती है साथियों, दबी हुई इच्छा होती है। जैसे क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे क्या है कि मैंने मान लो कि आपने जैसे किसी मतलब आईएएस की तैयारी करी। आईएएस की तैयारी करने के बाद आपने काफी बार अटेम्प्ट किया, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप यूपीएससी को क्लियर क्रैक नहीं कर पाए, मतलब लगातार
लेकिन साथियों फिर आपने सोच करके दुखी होकर के इसको छोड़ दिया और आप धीरे-धीरे इस बात को भूल गए, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आईएएस नहीं। लेकिन साथियों जब कभी क्या हुआ कि काफ़ी लंबा समय निकलने के बाद जब आप कभी निकले, तो आपके सामने एक आईएएस अधिकारी मिला और उसको देख कर के साथियों आपको मतलब वो दिन याद आ गए, जो उस दिन को याद किया आपने, तो क्या है कि आपने पहले उस दमित इच्छा को दबा लिया था, है ना? आपकी इच्छा थी आईएएस बनने की, उस इच्छा को दबा दिया था, लेकिन फिर वो वापस उड़ आती है, तो वो अचेतन मन में होती है, इसलिए वो उस इच्छा को वापस उमड़ दे, मतलब वापस वो इच्छा है जो जागृत हो जाती है, कभी कभी भी हो जाती है, उसी इस प्रकार की जब हम आंकलन करते हैं ना, विचारण करते हैं, तब उस वो इच्छा वापस जागृत हो जाती है। तो अचेतन मन में कभी कभी क्या होता है कि हमारी कोई चीज का प्रश्न होता है ना, याद होता है, बहुत अच्छी तरीके से हमने याद किया है, जैसे राजस्थान का मतलब पूरा भूगोल हमने पढ़ा, पूरा भूगोल याद है ना? और राजस्थान की जिले हमें लगभग याद है, अगर पूछा सीधे पूछ लिया जाए कि भाई दौसा कहाँ है, तो आप क्या है कि भाई दौसा कहाँ है, ऐसे दिमाग में आता है। अब हमें पता है कि दौसा है राजस्थान के नक्शे में, लेकिन है किस साइड में, भाई पूर्वी साइड में है, दक्षिणी साइड में है, ऐसा आप में प्रश्न आए। अब देखो आप किस जिले के पास है, तो आप कभी तो ये कहोगे यार जयपुर के पास है, कभी आप कहोगे कि यार हो सकता है कि अजमेर और जयपुर की इस साइड में हो सकता है बूंदी की ऊपर वाली साइड में हो, इस प्रकार आप ऐसे ऐसे प्रश्न देखोगे, है ना? आप मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा था ना वो आपके अचेतन मन में चला गया, आपके अचेतन मन में जाने के कारण आपको धुंधला धुंधला याद दिखाई देता है। जब कभी याद करोगे ना तब आपको याद, फिर आपने सोचा, बैठा, फिर सोचा, विचार किया, फिर तुरंत आपको याद आ जाता है कि रियल में कहाँ है, जयपुर के पास में दौसा है ना? अब इस प्रकार याद हो गया आपके, फिर कभी नहीं भूल पाओगे, लेकिन ये अचेतन मन में चला जाता है याद किया हुआ। तो इसलिए हमें बार बार किसी वस्तु को क्या है कि हमें अनुभव को याद किया जाता है। जैसे हमने क्या कि आज पढ़ा, उसको फिर 24 घंटे के बाद दोबारा पढ़ेंगे, तब जाकर के थोड़ा स्थायी रहेगा। फिर 24 घंटे के बाद हम 7 दिनों के बाद दोबारा रिवाइजन करेंगे, फिर 7 दिनों के बाद 1 महीने के बाद करेंगे, तब जाकर के याद रहेगा, वरना आज का पढ़ा हुआ हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, है ना? ये भूलना भी एक बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके की अच्छी प्रक्रिया होती है मस्तिष्क की। अगर हम नहीं भूलते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी घातक चीजें हो जाती हैं। तो अचेतन मन भी क्या होता है, अचेतन मन मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर मतलब मानव के अंदर अचेतन मन में, मस्तिष्क में अचेतन मन कितना पाया जाता है, 90% हिस्सा होता है। ये साथियों जन्मजात होता है। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, जन्मजात होता है। ये क्या होता है, जन्मजात होता है। और साथियों ये क्या करता है, जन्मजात होता है, ठीक है। और ये चेतन मन होता है, ये 90% होता है। और ये अचेतन मन होता है, ये तो साथियों जीरो, ये तो क्या है, 0% होता है। कभी मतलब कभी भी आ सकता है ये, यानी 0% कैसे होता है कि ये साथियों क्या होता है कि वास्तविकता के नियम पे काम करता है, वास्तविकता के नियम पे काम करता है। और ये साथियों के आनंद के नियम पे काम करता है, आनंद के नियम पर काम करता है। और साथियों ये जो चेतन मन है ना, ये तो क्या है कि ये चेतन मन ये नैतिकता के नियम पे काम करता है, नैतिकता के नियम पे काम करता है, नियम पर कार्य करता है। किस पे, नैतिकता के नियम पे कार्य करता है। और साथियों विद्यार्थियों में पाया जाता है, ये सब विद्यार्थियों का प्रिय मन होता है, विद्यार्थियों का प्रिय मन ये होता है। ये आनंद की, मतलब आनंद की चीजों को लेकर के चलता है। जैसे साथियों मैं आपको बताऊं, ये चेतन मन कैसा होता है कि हम कभी जा रहे हैं किसी तरफ, है ना? तो मतलब उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको एक कमरे के अंदर मतलब बंद कर दिया गया, उसमें एक मतलब ऊपर क्या है कि बहुत से मतलब अच्छे तरीके से फल, और आपको भूख लगी हुई है, हैं? और वो फल लगे हुए हैं, और उस कमरे में फल खाने के लिए आपको बोल दिया जाता है, लेकिन आपकी तुरंत नजर उस पास में बैठी हुई एक सोने के कंगन पे पड़ जाती है। अब साथियों आप क्या करते हो कि आपका चेतन मन क्या कहता है उस समय, ये कहेगा कि यार इसको, मतलब ये जो कंगन है सोने का, उसको मैं ले लूं। आपका चेतन मन कहेगा, यानी वर्तमान की स्थिति को बताता है, यानी ये आनंद का मन है, इसका आप लेकर के भैया आपको आनंद प्राप्त होगा, है ना? तो अब क्या होता है, फिर क्या है कि फिर ये जो अचेतन मन है ना, ये काम करेगा आपका कि नहीं यार ये इसका रखा है, मैं इसको नहीं लूंगा, है ना? ये वास्तविकता को बताएगा कि यार बाहर पता नहीं कौन लोग खड़े हैं, सब कैमरे, चारों ओर कैमरे लगे हैं, क्या पता लोग देख लेंगे मुझे, इस प्रकार की आपके मन में विचारधारा उत्पन्न होगी। लेकिन ये रोकने का काम कर रहा है, हालांकि ये तो बढ़ावा दे रहा है कि यार ले ले, है ना? अचेतन मन तो क्या कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख रहा है, तेरे को ले ले। लेकिन ये वास्तविकता के नियम पर जैसी स्थिति है ना, उसको बताएगा कि तुम्हें लेना या नहीं लेना। लेकिन फिर क्या करता है ये चेतन मन, नैतिकता के नियम पे ये तुम्हारे अंदर समझदारी विकसित करेगा, यार तुम्हें ईमानदार बनना है,
तुम्हें ना अच्छा दिखना है। बाहर कोई व्यक्ति कहेगी यार बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति था, तुम्हारी सजा कमजोर हो जाएगी, कम कर दी जाएगी क्योंकि तुमने ईमानदारी का काम किया है ना। लेकिन कभी कभी क्या है कि ये दोनों मन क्या है कि इस चीज पे ये हावी हो जाता है चेतन मन, तो हम किसी वस्तु को चुरा लेते हैं, है ना। तो इसलिए अचेतन मन को हावी कभी नहीं होना देना साथियों। आप अपने मन को, आप अपने लक्ष्य को लेकर के तैयारी कीजिएगा। आपका लक्ष्य टीचर बनना, अध्यापक बनना, है ना। तो आप क्या है कि इन मन की कभी मत सुनना, है ना। ये तो कहेगा यार, आप जब भी किताब लेकर के बैठते हुए ये चेतन मन कहेगा कि चलो यार नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ लेंगे, 1 महीना पढ़ा है, बाकी 20 दिन में तैयार कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। ऐसा मन में, इस मन में ख्याल आता है। ये आनंद को अनुभूति, क्योंकि इसको मतलब आनंद चाहिए, बस ये ज्यादा काम नहीं करना चाहता है ना। केवल और केवल ये आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। जब आपको आनंद मिलेगा ना, फिर ये चढ़ा है। लेकिन फिर ये क्या करता है, अचेतन मन कहता है नहीं यार 1 महीना बचा है, मैं अपना सिलेबस है ना वो कवर नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसी परिस्थिति में कैसा होगा, मुझे सिलेक्शन देना है इस बार, है ना। लेकिन ये फिर क्या करता है, लेकिन फिर ये अचेतन मन है ना, ये कहेगा कि यार नहीं, मुझे एक मेरे जो सपने क्या थे, मेरा टारगेट क्या है, मुझे रिट में मतलब एक अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है ना, मेरे को बहुत अच्छा अध्यापक बनना है। इस प्रकार की विचारधारा ये लेकर के आएगा। लेकिन ये तो ये कहेगा आपको हमेशा कि यार चल अब ठीक है, घंटे पढ़ लिए, घंटा भर हो गया हमें पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, अभी नहीं पढ़ना, चल छोड़ यार क्लास नहीं लेंगे। इस प्रकार का मन होता है ना, ये 90% होता है। इसलिए साथियों ये हावी होता है। इसलिए क्या है कि हम ज्यादा दिनों तक दार तक हम पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि ये अपने ऊपर हावी हो जाता है ना। और ये क्या है, इसको रोकने का काम करता है, ये अचेतन मन है। तो साथियों ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ और भी बातें वो बहुत सारी है, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो साथियों मैं जल्दी से आपको इस मनोविश्लेषणवाद का समर्थन क्षमता के बारे में बताकर के क्लास को जल्दी हम है ना यहीं पे आज खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखो साथियों, इसका समर्थन करता पढ़ते हैं, यानी प्रतिपादक तो सिगमंड फ्राइड है, और समर्थनकर्ता की बात करते हैं, समर्थनकर्ता। अब इसके समर्थनकर्ता कौन थे उसके बारे में अगर चर्चा करें, तो समर्थनकर्ता कौन हुआ करते थे मनोविश्लेषणवाद के, तो एक तो साथियों हुआ करते थे एडलर। एडलर ने इस बात का समर्थन किया। एक थे कार्ल जुंग, कार्ल जुंग, कार्ल जुंग या युंग कह सकते हो साथियों, युंग या कार्ल जुंग। साथियों ये कार्ल जुंग युंग ये वही है जिन्होंने साथियों व्यक्ति, अब अपन आगे ना व्यक्तित्व का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे उसने। एक तो बताया था अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, और एक बताया था बहिर्मुखी, 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 और एक उभयमुखी। एक क्या है, उभयमुखी, एक अंतर्मुखी बहिर्मुखी। पहले उसने 2 बताए थे, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, फिर एक और प्रकार दिया था उभयमुखी साथियों। ये कार्ल जुंग और युंग, ये साथियों सिगमंड फ्राइड का शिष्य हुआ करता था कार्ल जुंग। ठीक है, ये क्या था, सिगमंड फ्राइड का शिष्य हुआ करता था कार्ल जुंग या युंग। ठीक है ना। इसने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे 3, और सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 बताए थे, है ना। और मन को मतलब 3 प्रकार इसे पढ़ेंगे यहाँ पर, सुपर ईगो क्या होता है, ईगो क्या होता है ना। इस प्रकार का एकदम ईगो, ईगो, सुपर ईगो, ईगो, इसके बारे में आपको बताएंगे कभी। मनोविश्लेषणवाद पे अगर बात करें तो लगभग 1 घंटे की क्लास मनोविश्लेषणवाद पे लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको मैं बता रहा हूँ। और साथियों एक बात यहाँ पे नोट रख लेना, सिगमंड फ्राइड का कथन है, सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है, तो बर्फ के शिलाखंड से की है। सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना, सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना, तुलना किससे की है, बर्फ के शिलाखंड से की है, बर्फ के शिलाखंड से की है। ये बात ध्यान में रखना, शिलाखंड से की है। यानी प्रश्न आ जाए कि मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से किसने की है, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जैसे एक बर्फ का टुकड़ा होता है, जैसे मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ये पानी में इस प्रकार तैर रहा है, आधा देखो अंदर होता है, आधा बाहर होता है। तो ये बाहर वाला कभी दिखाई नहीं देता है ना। ये देखो बाहर है ना, ये चेतन मन के रूप में रहता है, ये अर्धचेतन मन के रूप में रहता है, ये अचेतन मन के रूप में। तो अचेतन मन क्या है, कभी व्यक्ति को बाहर दिखाई नहीं देता है। चेतन मन क्या, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, यानी 90% वही होता है, दूसरा कोई नहीं सकता। आप किताब लेकर के बैठे हो लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना, तो वो आप पर कौन सा मन, आपका पढ़ने का मन है लेकिन आप जबरदस्ती किताब लेकर के पढ़ रहे हो। लोग, घर वाले सोच रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप पे अचेतन मन हावी हो चुका है ना। लेकिन घर वालों की नजर में आप क्या हो, चेतन मन, यानी नैतिकता दिखा रहे हो कि भाई बालक पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, मत छेड़ो इसको, काम मत कराओ, है ना। तो ये क्या है, इसी प्रकार है। तो ये क्या है, बर्फ के शिलाखंड के समान बताया। इसके बारे में अच्छी तरीके से विस्तार से आपको और भी आगे क्लास होगी, जब धीरे धीरे इस बात में आएंगे तो कोई प्रश्न बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत ही आज की क्लास शानदार रही। तो साथियों आज मनोविश्लेषणवाद के बारे में हमने जो मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने जो संप्रदाय पढ़ा था वो पढ़ा था साथियों संरचनावाद संप्रदाय।
संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट लेकर के आए थे। फिर हमने पढ़ा था प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय जो लेकर के थे विलियम जेम्स। इसके बाद हमने पढ़ा था व्यवहारवाद संप्रदाय जो जेबी वॉटसन लेकर के आए थे। फिर हमने पढ़ा था साथियों गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय को वेक्स वर्दिमर लेकर के आए थे। और इसके बाद संज्ञानवाद संप्रदाय जीन पियाजे लेकर के आए थे। और फिर साथियों हमने पढ़ा था मानवतावाद जो कि अब्राहम मेस्लो का संप्रदाय था, जिसका प्रतिपादक अब्राहम मेस्लो थे। इसके बाद साथियों हमने प्रेरकीयवाद संप्रदाय पढ़ा जिसके प्रतिपादक थे विलियम मैकडूगल। और इसके बाद साथियों हमने जो पढ़ा था 8 नंबर का वो था साथियों सहचार्यवाद संप्रदाय जिसको लेकर के थे जॉन लॉक। और फिर साथियों हमने लास्ट में पढ़ा था मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय जिसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में 3 प्रकार के मनों के बारे में बताते हैं कि अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। इन तीनों मनों की व्याख्या करते हैं। ये था साथियों आज की क्लास, बहुत ही शानदार क्लास। आपको केवल और केवल साथियों ये कुछ बातें थी, बहुत ही संक्षिप्त में आज की क्लास को हमने जाना है और बहुत बहुत सारी अच्छी जानकारी है जो आज की क्लास में हमने प्राप्त करी। तो इससे कहीं भी कोई प्रश्न उठता है तो अपने जो रिट लेवल 1 और 2 को लेकर के है ना, थर्ड ग्रेड में जितने भी प्रश्न यहाँ से निकलने वाले हैं वो आराम से यहीं से निकलेंगे, इससे बाहर इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाले। तो साथियों आज आपके दोस्त आपके सखा को दीजिए इजाजत। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।